सुनहरी रोशनी में लिपटी येज़िवेन की आकृति फिर से झिलमिला उठी। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही प्राचीन बेरेंस जायंट मगरमच्छ के पंजे से बच चुका था। हॉल के विशेषज्ञों ने येज़िवेन को आश्चर्य से देखा। वे सभी विशेषज्ञ और संभ्रांत थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से येज़िवेन की ताकत देख सकते थे। उसकी गति बहुत तेज थी, मानो वह टेलीपोर्टिंग कर रहा हो। जहां तक सच्चे टेलीपोर्टेशन की बात है, उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। किसी को पता होना चाहिए कि वे ट्रू मार्शल वर्ल्ड में नहीं थे। अगर वे ट्रू मार्शल वर्ल्ड जैसी जगह पर होते तो वे अपनी खेती के साथ अंतरिक्ष में एक दरार को पकड़ने में सक्षम होते और फिर अंतरिक्ष में यात्रा करते। हालांकि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में वे केवल अपनी पूरी ताकत के साथ स्थानिक तरंगों को फैला सकते थे। अंतरिक्ष को तोड़ना उनके लिए असंभव था जब तक कि उन्हें अंतरिक्ष में उपहार न दिया गया हो। हालांकि अंतरिक्ष में उपहार पाने वालों के लिए भी प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में टेलीपोर्टेशन की इतनी गति हासिल करना उनके लिए मुश्किल था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें अंतरिक्ष के फटे होने के उतार चढ़ाव का एहसास नहीं हुआ। हालांकि वे अंतरिक्ष को फाड़ नहीं सकते थे, पारलौकिक क्षेत्र में पहुंचने के बाद स्वाभाविक रूप से उन्हें अंतरिक्ष की गहरी समझ थी। एक बार अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव होने पर वे निश्चित रूप से इसका तुरंत पता लगाने में सक्षम होंगे। यह व्यक्ति बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि यंग को भी उससे निपटने के लिए अपने अंतिम तुरुप के पत्ते का उपयोग करना होगा। उसकी ताकत बस अपमानजनक है। हाँ, किंवदंती यह है कि यंग वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बाद दूसरे स्थान पर है। अब वह इस तरह के बिंदु पर मजबूर है। यह पूरी तरह से अप्रत्याशित है। इस कदम को देखते हुए मुझे एक अफवाह याद आती है। किंवदंती है कि यंग के पास प्राचीन बेरेंस जायंट क्रोकोडाइल की वंशावली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। उसने इसे जगाया भी है, किसी ने कहा। उस समय प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की स्थिति ऐसी नहीं थी। यह बुद्धिमान जीवन रूपों का प्रभुत्व नहीं था। इसके बजाय यह उजाड़ने का दृश्य था। भले ही वह महाद्वीप हो या गहरा समुद्र, उस पर विशाल जानवरों का कब्जा था। उन दैत्यों में आकाश और समुद्र को उलट देने की क्षमता थी। वे सितारों और चांद को भी पकड़ सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था जो वे नहीं कर सकते थे। यह वास्तव में एक ऐसा युग था जहां राक्षसों का बोलबाला था। उस समय चाहे वह मानव जाति हो या समुद्री जाति, वे कुछ भी नहीं थे। केवल वही लोग थे जो वास्तव में दुनिया पर राज कर सकते थे। वे थे ड्रैगन रेस, फीनिक्स रेस और अन्य नस्लें जो अभी भी प्रसिद्ध थीं। आज भी वास्तव में समुद्र की गहराइयों में अभी भी कुछ भयानक प्राचीन जानवर सो रहे थे। प्राचीन काल से जीवित रहने वाले ये विशालकाय जानवर सो रहे थे, लेकिन एक बार जब वे जाग गए तो वे खूनी तूफान ला सकते थे। यह कल्पना की जा सकती थी कि ये प्राचीन जानवर कितने शक्तिशाली थे। यह मूलभूत कारण भी था कि हर कोई ये यंग के प्रति सतर्क क्यों था। तुम मौत को दावत दे रहे हो, तुम्हें आज ही मर जाना चाहिए। यंग का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। उनके बाएं कंधे का घाव थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो गया, लेकिन उनका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस प्रेत को बनाए रखने की लागत छोटी नहीं थी और यह बहुत बड़ी थी। मैंने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के लिए इस कदम को बचाने की योजना बनाई थी। मुझे यहाँ इसका उपयोग करने की उम्मीद नहीं थी। आप अच्छे हैं, लेकिन आपने मुझे नाराज कर दिया है। आपका मरना तय है। उसे नहीं लगता था कि वो हमेशा येज़िवेन को पकड़े हुए था। उसने महसूस किया कि येज़िवेन बहुत घृणित थी और वह मरने के लायक थी। उसने अपना हाथ लहराया। अचानक अनगिनत जल वाष्प उसके चारों ओर संघनित हो गए। 1 दर्जन पानी के मगरमच्छ दिखाई दिए। उसके आदेश के तहत वे दहाड़ते हुए येज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपने नुकीले और पंजों को इस तरह दिखाया जैसे वे येज़िवेन का सिर काटना चाहते हों। हम्फ! येज़िवेन ने ठंडी सांस ली। उसके हाथों की नीली नसें अचानक उभर आईं। उसकी बाहों पर अनगिनत ची एक पल में पुनरुत्थित होती प्रतीत हो रही थी। उन सभी को उनके हाथ में वुडबर्निंग सेबर में डाला गया था। वुडबर्निंग सेबर की लौ एक पल में बड़ी हो गई और यह अधिक से अधिक जोर से जलने लगी। इसने आकाश को लाल रंग से रंग दिया जैसे कि यह दुनिया को जलाने वाला हो। यहाँ तक याओ कियान और क्यूई डोंग, जो बहुत दूर थे, ने महसूस किया कि वुडबर्निंग सेबर पर आग की भयानक गर्मी की लहर दौड़ रही है। उनका रंग थोड़ा बदल गया। यह वुडबर्निंग सेबर तकनीक केवल इंटरमीडिएट ह्यूमन लेवल पर है। यह वास्तव में उसे पीक ह्यूमन लेवल की शक्ति का उपयोग करने देता है। उसने यह कैसे किया? जैसा उसने कहा, याओ कियान का रंग थोड़ा बदल गया। बेशक वह उन चीज़ों के बारे में जानती थी जो उसके परिवार ने बेचीं। चाहे वह किसी भी तरह की गुप्त तकनीक क्यों न हो, उनका नीलामी घर उसे जरूर रखेगा और उसकी एक प्रति बनाएगा। यह केवल एक स्पष्ट नियम था जिसे हर कोई जानता था। बस इतना था कि उसने इसे दिल पर नहीं लिया। आखिरकार उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास ऐसी मार्शल तकनीकों की कोई कमी नहीं थी। अनगिनत वर्षों में वह नहीं जानती थी कि इस तरह से कितनी मार्शल तकनीकों की नकल की गई थी, लेकिन उसे अभी भी वुडबर्निंग सेबर तकनीक का कुछ आभास था जो अभी अभी बेची गई थी।
यह कुछ हद तक अधूरी इंटरमीडिएट ह्यूमन लेवल मार्शल तकनीक थी। यह उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक प्रसिद्ध फर्म मास्टर द्वारा निर्धारित किया गया था। यहाँ तक अगर इसका अभ्यास किया गया था तो यह केवल एक इंटरमीडिएट मानव स्तर की मार्शल तकनीक होगी। इसकी क्षमता सीमित थी, भले ही इसे बहाल किया जा सके, यह केवल एक उन्नत मानव स्तर की मार्शल तकनीक होगी। लेकिन ये ज़िवेन के हाथों में ऐसा नहीं लगता था। उनके हाथों में इस कृपाण तकनीक ने अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया। यह उसके शुरुआती अनुमान से भी अधिक था। हालांकि यह पर्यावरण के कारण था, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये ज़िवेन का इस कृपाण तकनीक पर नियंत्रण भयानक स्तर तक पहुंच गया था। इन शीर्ष युवा विशेषज्ञों में से कई के पास साधना में बहुत अधिक अंतर नहीं था। यहाँ तक शीर्ष 100 में अंतिम 50 सभी ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ लेवल पीक थे। हालांकि वे ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ लेवल के अन्य विशेषज्ञों पर हावी क्यों हो सकते हैं और उनमें से विजेता का निर्धारण कर सकते हैं, मौलिक कारण उनके द्वारा सीखी गई गुप्त तकनीकों की महारत की सीमा थी। यह ज्ञात होना चाहिए कि इनमें से अधिकांश लोग प्रसिद्ध परिवारों से थे और उनके पीछे की ताकतों के पास उन्नत मानव रैंक या यहाँ तक शीर्ष रैंक की खेती के तरीके भी थे। इस मामले में ऐसा नहीं था कि साधना पद्धति का पद जितना ऊंचा होगा उतना ही अच्छा था। कुंजी यह थी कि वे कितनी शक्ति में महारत हासिल कर सकते थे। केवल साधना पद्धति में उच्च स्तर तक महारत हासिल करने से ही वे अधिक शक्तिशाली होंगे। यह 1 मिलीमीटर का तथाकथित अंतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वुड बर्निंग सेबर तकनीक खरीदने के बाद ये ज़िवेन इतनी ताकत लगा सकती थी। यदि उसे थोड़ा और समय दिया जाता तो यह कल्पना से परे था कि वह किस हद तक समझ सकता था। क्या इस व्यक्ति की प्रतिभा राक्षसी है? यह स्वर्ग विरोधी है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो वे कमजोर लग रहे थे और ये यंग के विरोधी नहीं थे। लेकिन अब वह बिना किसी नुकसानदेह स्थिति में आए यंग का पूरी तरह से सामना कर सकता था। ये ज़िवेन की प्रगति बहुत तेज थी। साइड में क्यूई डोंग भी थोड़ा गरिमा में दिखे। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि इस प्रतियोगिता में हमारे पास एक और मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगा। ये ज़िवेन के हाथ में लकड़ी जलाने वाला कृपाण सीधे पूरे आकाश में कृपाण की छाया फैला रहा था, मानो पूरे आकाश को जला रहा हो। यह उन दर्जन भर पानी के मगरमच्छों पर छींटे मारती है जो ऊपर की ओर भागे। बूम बूम बूम। दर्जन भर पानी के मगरमच्छ ये ज़िवेन के शरीर के करीब भी नहीं पहुंच सके। वे एक झटके में फट गए। हालांकि इनमें से प्रत्येक पानी के मगरमच्छ आसानी से एक ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ लेवल विशेषज्ञ को मार सकते थे, वे ये ज़िवेन के सामने कागजी शेर की तरह नाजुक थे। वे एक झटके में फट गए। ये ज़िवेन की असाधारण ताकत को देखकर बहुत से लोग जो यंग के बारे में आशावादी थे वे निश्चित नहीं थे। ऐसा लगता था कि यंग का पलड़ा भारी था और उसने अपने तुरुप के पत्ते का भी इस्तेमाल किया, जिससे ये ज़िवेन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वास्तव में ऐसा नहीं था। ये ज़िवेन आराम से लग रही थी। ऐसा लगता था कि उसे अभी अपनी पूरी ताकत लगानी थी। यह देखकर कि ये ज़िवेन ने आसानी से अपने आक्रमण को हल कर लिया, यंग और भी नाराज हो गया। हालांकि वह पहले से ही ये ज़िवेन को बहुत महत्व देता था। ये ज़िवेन ने अभी अभी पर्याप्त अत्याचारी ताकत दिखाई थी। यंग के पास अभी भी जीतने का पूर्ण दृढ़ संकल्प था। वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के लिए इस कदम को बचाने का इरादा रखता था। अब वो ये ज़िवेन को पहले से इसका अनुभव करने देगा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और ठंडी हो गई। उसके चारों ओर लिपटी प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ की माया भी इस समय उसके क्रोध को महसूस कर रही थी। यह आकाश की ओर गरजता है। अनगिनत जल वाष्प उसके चारों ओर एक पल में संघनित होकर पानी के मगरमच्छों में संघनित हो गए। यहाँ तक कि हर पैमाना सजीव था, मानो वह वास्तविक हो। यह पिछले वाले से भी ज्यादा भयानक था। उसके हाथों ने एक जटिल मुहर बनाई। उसके चारों ओर अनगिनत जल वाष्प ने राक्षसी लहरें बनाईं। असंख्य लोगों के लिए यह बाढ़ के समान भयानक था। हालांकि यह उसके बगल में एक विनम्र बच्चे की तरह था, जिससे उसे आज्ञा देने की अनुमति मिली। आसपास के योद्धा सभी हैरान रह गए। यंग उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। हालांकि वे सभी ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल पीक थे, लेकिन अब उन्हें सूची में उनके और युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के बीच अंतर महसूस हुआ। ये पानी के मगरमच्छ पिछले वाले की तुलना में अधिक भयानक थे। यदि पिछले पानी के मगरमच्छ आसानी से एक उत्कृष्ट दायरे के 4थे स्तर के विशेषज्ञ को मार सकते हैं, तो ये पानी के मगरमच्छ एक उत्कृष्ट दायरे के 5वें स्तर के विशेषज्ञ को मार सकते हैं। यंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसके शरीर का खून पल भर में निकल गया। इस चाल की शक्ति जितनी अधिक होगी, खपत उतनी ही अधिक होगी। यहाँ तक अगर वह इसे अपने चरम पर उपयोग करता है तो यह उसके हाथ की तो बात ही छोड़ दें, यह भयानक मात्रा में ची की खपत करेगा। इसके अलावा यह ऐसी जगह पर था जहाँ आसपास कोई नहीं था। ये पानी के मगरमच्छ पूरी तरह से उसके शरीर में खून से बने थे। खपत बहुत बड़ी थी। यहाँ तक उसकी गहरी नींव के साथ वह अब भी पीला था। उसकी इच्छा के तहत अनगिनत पानी के मगरमच्छ दहाड़ रहे थे। वे इतने सघन रूप से भरे हुए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरे आकाश को ढांक लिया हो और सीधे ये ज़िवेन की ओर गिर रहे हों।
इन पानी के मगरमच्छों में से कोई भी एक सामान्य ट्रांसेंडेंट रियलम 5वें स्तर के विशेषज्ञ को अलग कर सकता है। उनमें से दर्जनों आसमान से नीचे उतरे। गति इतनी भयानक थी मानो वे दुनिया को नष्ट करने जा रहे हों। हा, छोटे कमीने, तुम आज मर जाओगे। ई यंग हंसी के साथ दहाड़ा। तू जिवेन का चेहरा गंभीर था। उनका शरीर तुरंत स्वर्ण देवत्व से आच्छादित था। उसने अपने पैर पटक दिए और आगे बढ़ गया। तुम मरोगे तो भी मैं नहीं मरूंगा, ये जिवेन ने उपहास किया। उसने अपने हाथ में वुडबर्निंग सेबर को पकड़ रखा था और एक तेज लाल कृपाण की आभा को गिरा दिया जो तुरंत आकाश की ओर जा रही थी। अचानक एक पानी के मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला और ये शिवेन की ओर काट लिया। ये जिवेन के हाथ में लंबे कृपाण ने अचानक बल लगाया और तुरंत बाहर निकल गया। पफ! इस पानी के मगरमच्छ को ये जिवेन ने हवा में आधे में विभाजित कर दिया था, लेकिन उसका आंकड़ा नहीं रुका। वह तुरंत पानी के मगरमच्छों के समूह में घुस गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ई यंग का तुरुप का पत्ता यह होगा। अगर उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल नहीं किया तो हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। ई यंग से ज्यादा मजबूत वह बच्चा है। उसका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम ये जिवेन है। वह वास्तव में भयानक है। सामान्य लोग ऐसे साधनों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? ये दो लोग बहुत भयानक हैं। साधारण ट्रांसेंडेंट रियल्म 5वें स्तर के विशेषज्ञ उनकी एक चाल भी नहीं झेल पाएंगे। उन्हें सीधे कुचल दिया जाएगा। यहाँ तक कुछ उत्कृष्ट क्षेत्र 6ठे स्तर के विशेषज्ञ भी उनके जैसे निर्णायक नहीं हो सकते। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे सभी युवा पीढ़ी से हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी वास्तव में बहुत भयानक है। अगले 2 साल में हमारे लिए खड़े होने की जगह नहीं होगी। जब हम छोटे थे तब भी हम इतने भयानक नहीं थे। हाँ, उनकी पीढ़ी वास्तव में मजबूत है। उन्होंने पुरानी पीढ़ी के कई विशेषज्ञों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये वास्तव में भयानक है। उनमें से प्रत्येक जल मगरमच्छ एक विशाल राक्षस की तरह था। उन्होंने सीधे एक शिवेन पर हमला किया। वे जिधर भी छूते आकाश को भी जल की लंबी पगडंडी से खींच लेता। यह भयानक था। वे सभी पानी थे, लेकिन ये निश्चित रूप से बाढ़ थे। वे अत्यंत अत्याचारी थे। बूम! ये जिवेन के बाएं हाथ ने सीधे एक पानी के मगरमच्छ को कुचल दिया जो तेजी से ऊपर आने की हिम्मत कर रहा था। उसके सामने ये पानी के मगरमच्छ जो ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल को टक्कर दे सकते थे, डरने की कोई बात नहीं थी। बूम बूम बूम! पानी के मगरमच्छ समूह में एक जोरदार विस्फोट की आवाज गूंजी और हर बार एक जोर से विस्फोट की आवाज सुनाई दी। पानी के मगरमच्छों में से एक को ये जिवेन द्वारा मार दिया जाएगा। जैसे ही ये जिवेन ने एक और पानी के मगरमच्छ को उड़ाया, आसमान से एक राक्षसी पंजा आया। ई यंग ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। प्राचीन विशाल मगरमच्छ के साथ संयुक्त उनकी विशाल आकृति आध्यात्मिक आग से धधक रही थी। खून से रंगे सपने देखने वाले की तरह वो एक पल में एक शिवेन के पास पहुंचा। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। वह एक शिवेन को वहीं पर मार देना चाहता था और उसे वापस लड़ने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। गुप्त तकनीकों का यह सेट भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह ऐसा करना जारी नहीं रख सकता था, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह था कि जितनी जल्दी हो सके ये शिवेन को मार दिया जाए। इस बार वह पहले की तरह लापरवाह नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, उसने ये जिवेन को बिल्कुल भी अपने दिल में नहीं बसाया। उसने नहीं सोचा था कि एक शिवेन एक भयानक दुश्मन होगा, इसलिए उसने परवाह नहीं की। हालांकि जब उसने वास्तव में सीधे एक शिवेन को देखा तो एक शिवेन एक छिपी हुई समस्या बन गई थी। उसके पास सीधे उसे देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने शपथ ली कि वह एक शिवेन को ऐसा अवसर फिर कभी नहीं देगा। बजना! ये जिवेन के हाथ में जो उग्र लंबी कृपाण थी वह एक पल में लॉन्च हो गई। उसने मगरमच्छ से मिलने के लिए आकाश को आग की लपटों से भर दिया। पफ! दोनों के बीच एक पानी का मगरमच्छ ये जिवेन को डसना चाहता था, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। कौन जानता था कि एक शिवेन की गति तेज थी। पलक झपकते ही क्षण भर पहले अत्याचारी और खूंखार हुआ पानी का मगरमच्छ मौके पर ही आधा कट गया। यह एक कागजी शेर की तरह था जिसका सिर आसानी से उसके द्वारा काट दिया गया था। इस पानी के मगरमच्छ का सिर काटने के बाद आसमान में खून के रंग का विशालकाय पंजा उसके सामने पहले ही दबोच चुका था। उसने सोचने का अधिक समय नहीं दिया। उसने लंबी कृपाण उठाए और सीधे हमला कर दिया। बूम! ये जिवेन के हाथ में लंबा ब्लेड और विशाल पंजा भयंकर रूप से टकरा गए। यह भयानक बल टक्कर के बिंदु से बह गया, जिससे आसपास का स्थान तेजी से विकृत हो गया। यह कागज के ढेर की तरह था जो तेजी से लहरें पैदा कर रहा था। तूफान तितर बितर हो गया और सभी की निगाहें एक शिवेन पर टिकी थीं। हालांकि यह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। ये जिवेन को उड़ा दिया गया था। इसके विपरीत वह शांत और स्थिर था और 1 इंच भी नहीं हिला था। यह प्राचीन दैत्य का प्रेत ये जिवेन की आकृति को हिला नहीं पाया था। क्या वह अब भी इंसान है? क्या यह वास्तव में मानव त्वचा में राक्षस हो सकता है? हर कोई हैरान रह गया। हर कोई महसूस कर सकता था कि प्राचीन विशालकाय मगरमच्छ का पंजा पहाड़ की तरह उन पर दबाव डाल रहा था, जिससे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। हालांकि ये एक शिवेन को जरा सा भी हिला नहीं सका।
ये शिवेन कुछ ज्यादा ही भयानक थी। यहाँ तक कि यंग भी अपने सामने का दृश्य देखकर थोड़ा डर गया। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो ये शिवेन के साथ कुछ नहीं कर सका। यंग को पहले इसकी उम्मीद नहीं थी। ये शिवेन ने तुरंत कई पानी के मगरमच्छों को मार डाला जो अराजकता में भागना चाहते थे। उसके शरीर पर एक खतरनाक आभा घनीभूत होने लगी। उसके शरीर पर एक प्राचीन विशालकाय जानवर के समान आभा दिखाई दी। उसके शरीर में खून उबल गया, लगभग उसके पीछे एक स्टार कोलोसस का एक विशाल प्रेत बन गया। यह दूर से प्राचीन विशालकाय मगरमच्छ का सामना कर रहा था। ये जीवेन भी स्टार बीस्ट की रक्त रेखा की शक्ति को उत्तेजित कर रहे थे। यह कुछ ऐसा था जब अतीत में उनके पास स्टार बीस्ट अवतार था। स्टार बीस्ट अवतार को बदलने के बाद यह और भी भयानक और शक्तिशाली था। द स्टार बीस्ट फैंटम धीरे धीरे ये शिवेन के साथ विलय हो गया। यंग की तरह उसका स्टार बीस्ट फैंटम भी स्टार बीस्ट के रक्त रेखा और क्यूई और रक्त के संयोजन से संघनित था। यंग के दृष्टिकोण को देखकर उसने अचानक यही सोचा। इस तरह की बात बहुत जटिल नहीं थी, लेकिन इसका आधार यह था कि व्यक्ति में प्रतिभा होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, ऐसा करने के लिए किसी के पास इस प्रकार की रक्त रेखा होनी चाहिए। हालांकि सभी के पास ऐसी प्रतिभा नहीं थी। यही कारण था कि प्रतिभावान लोगों से इतनी ईर्ष्या होती थी। वे काम कर सकते थे जो आम लोग नहीं कर सकते थे। कड़ी मेहनत से इस तरह की उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती थी। निश्चित रूप से ये जीवेन ने महसूस किया कि स्टार बीस्ट के प्रेत को संघनित करने के बाद उसकी युद्ध शक्ति एक पल में बहुत बढ़ गई थी। यह तरीका वाकई सही था। यहाँ तक अगर वह इसे धीरे धीरे संघनित करता है तो स्टार बीस्ट की रक्तरेखा की शक्ति बढ़ जाएगी और एक दिन वह स्टार बीस्ट रियल बॉडी को भी संघनित करने में सक्षम हो सकता है। ये शिवेन ने महसूस किया कि स्टार बीस्ट की छाया को संघनित करने के बाद उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई थी। लेकिन यंग की तरह ये जीवेन भी महसूस कर सकता था कि उसकी क्यूई रक्त और क्यूई भयानक गति से खपत हो रहे थे। इतनी तेजी ने उसे भयभीत कर दिया। सौभाग्य से, चाहे वह रक्तरेखा की शुद्धता हो या उसकी अपनी क्यूई, वही यंग से कहीं अधिक मजबूत था। वही यंग की तरह पीला नहीं था। स्विश! ये जीवेन के विचारों के आदेश के तहत स्टार बीस्ट अवतार तुरंत नीचे आ गया। इसके विशाल पंजों ने सीधे आसमान में प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ की खूनी छाया को पकड़ लिया, जिससे हवा में विस्फोट हो गया। बिजली की गति के साथ इसने प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ की खूनी छाया को पकड़ लिया। हालांकि प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ की गति भी तेज थी, ये जीवेन के साथ एक निश्चित अंतर था जिसने स्टार बीस्ट फैंटम को संघनित किया था। बूम! स्टार बीस्ट की गति बिल्कुल सटीक थी। यह प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ की छाया से तुरंत टकराया। बूम! प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ टूटी डोर वाली पतंग की तरह था। इसके विशाल शरीर को सीधे अंतरिक्ष में फेंक दिया गया और हॉल के ऊपर फर्श पर पटक दिया गया, जिससे सीधे फर्श पर एक विशाल गड्ढा हो गया। एक पल में प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ ने भयानक गर्मी की लहरों को दूर करते हुए हर जगह उड़ान भरी। लड़ाई में एक अप्रत्याशित चरमोत्कर्ष था। हर कोई स्तब्ध था, मानो उन पर कोई आधिपत्य हो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यंग का प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ एक विशालकाय जानवर द्वारा दबा दिया जाएगा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हॉल के केंद्र में, हालांकि दोनों लड़ रहे थे, ऐसा लगता था कि हर कोई इन दो शातिर जानवरों के माध्यम से उजाड़ पुरातन काल में लौट आया है। दूर का युग जहां जंगली जानवर बड़े पैमाने पर दौड़ते थे। यंग को ये जीवेन के स्टार बीस्ट के पंजे ने थप्पड़ मारा था। उसे चक्कर आ रहे थे। यद्यपि आभासी रक्त क्यूई ने उसकी रक्षा की, उसने लगभग खून की उल्टी कर दी। आभासी रक्त ची के बिना यह संभव था कि उसे मौके पर ही थप्पड़ मारकर मार दिया जाता। उसकी आंखें अकथनीय भय से भर गईं। इस बार वह सचमुच डर गया था। उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता उसके शरीर में प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ की रक्त रेखा को सक्रिय करना था, जो कि औसत पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए था। यदि इस शक्ति को भी दबा दिया जाता तो उसके पास कोई तुरुप का इक्का नहीं बचता। वह कैसे चौंक नहीं सकता था। ये जीवेन! यंग दहाड़ा। उन्हें खेदजनक स्थिति में थप्पड़ मारा गया, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके शरीर से खून उबलने लगा, जिससे प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ का भ्रम बढ़ गया। इस समय यह व्यक्तिगत भावनाओं के लिए लड़ने का समय नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु का क्षण था। अगर वह ये शिवेन को नहीं मार सका तो मरने वाला निश्चित रूप से वह होगा। उनके चेहरे पर आए उग्र भाव ने कई लोगों के चेहरे फीके कर दिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें ऐसी स्थिति में मजबूर किया जाएगा। उसका क्रोध आकाश से जल सकता था। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। अगर उसकी टकटकी मार सकती तो उसने ये जीवेन के शरीर में सैकड़ों छेद कर दिए होते। बूम! ये जीवेन ने संकोच नहीं किया। स्टार बीस्ट का विशाल पंजा फिर से थप्पड़ मारा। बूम! प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ के शरीर को फिर से गड्ढे में पटक दिया गया। गड्ढा कुछ और बड़ा और गहरा हो गया। ये जीवेन, मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। यंग दहाड़ा और मुंह से खून उगल दिया।
उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक आराम नहीं करते, बस तुम, ये ज़िवेन ने उपहास किया। विशाल स्टार बीस्ट का प्रेत तुरंत पेट भर गया। प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ का प्रेत कुचल दिया गया था। फिर स्टार बीस्ट की गति कम नहीं हुई। बूम! ई यंग को सीधे खून की धुंध में कुचल दिया गया था। उसकी चीखें पूरे हॉल में गूंज उठीं। पूरा हॉल खामोश था, केवल जलती हुई लपटों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। सभी ने ई यंग को देखा, जिसे येशिवेन ने कुचल दिया था। वे हक्का बक्का रह गए। हालांकि ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन वे सभी संभ्रांत लोग थे। वे देख सकते थे कि येशिवेन कितना भयानक था। याओ कियान और क्यूई डोन को छोड़कर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वे रूपांतरित ई यंग से बच सकते हैं। परिवर्तन के बाद ई यंग बिल्कुल भयानक था, आम लोगों की कल्पना से कहीं परे। ऐसा लग रहा था कि येशिवेन भी बदलने में सक्षम है। उन्होंने उस विशालकाय जानवर को पहले कभी नहीं देखा था। वे नहीं जानते थे कि यह किस प्रकार का विशालकाय जानवर था। वे केवल एक चीज के बारे में सुनिश्चित हो सकते थे कि यह कम से कम एक भयानक विशाल जानवर था जो प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ से कम नहीं था। नहीं तो ये यंग इतनी आसानी से हार नहीं पाती। उनके दिल में येशिवेन दृश्य पर सबसे भयानक व्यक्ति बन गया था। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि वही यंग को मार सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल पर था और वह पहले से ही इतना भयानक था। यदि वह बढ़ना जारी रखता है तो वह निश्चित रूप से एक अत्यंत भयानक शीर्ष विशेषज्ञ बन जाएगा। उन्होंने जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि येशिवेन लुप्त होते छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। ई यंग निश्चित रूप से लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले में एक महत्वपूर्ण युवा विशेषज्ञ थे जो क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के बाद दूसरे स्थान पर थे। हालांकि येशिवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डाला। यदि यह सिर्फ ही जियांग तियान होता तो यह ठीक होता। हालांकि वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले ने ई जियांग तियान की मौत की परवाह की, उन्होंने केवल इसकी परवाह की। वास्तव में वे कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों को जांच के लिए भेजते। हालांकि अगर ये यंग की मृत्यु हो जाती है तो वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। उस समय येशिवेन को गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले की अथक खोज का सामना करना पड़ सकता है। येशिवेन की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई परवाह नहीं है। इसने उन्हें अपने दिलों में अनुमान लगाया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी भी एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि हो? अन्यथा वह लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे करेगा? सबसे पहले वही जियांग तियान की मृत्यु से संबंधित था। फिर उसने ई यंग को सबके सामने मार डाला। यहाँ तक याओ कियान और की डोंग, जो प्रसिद्ध उस्ताद भी थे, ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। भले ही उनके पास क्षमता हो या न हो, वे कभी भी एक विरोधी के रूप में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले जैसी भयानक ताकत को उकसाएंगे नहीं। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि येशिवेन एक विशाल संप्रदाय या परिवार की शक्ति पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि वह अकेला था। वह किसी भी समय निकल सकता था, गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले को असहाय रूप से घूरने के लिए छोड़कर। इसलिए वह इतना उदासीन था। एक पल की खामोशी के बाद छोटा हॉल अचानक शोरगुल से भर गया। हर कोई भावनाओं से अभिभूत था। यह अविश्वसनीय है। ई यंग पहले से ही हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली है। वह वास्तव में अपने प्रतिभाशाली शीर्षक के योग्य है। भविष्य में उसके पास वास्तव में क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के साथ तुलना करने का एक मौका हो सकता है, लेकिन वह येशिवेन के हाथों दुखद रूप से मर गया। क्या येशिवेन इतना मजबूत है? इतनी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से शीर्ष 20 युवा पीढ़ी में से एक के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इस बार येशिवेन आसमान में छेद कर सकती है। लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला कभी हार नहीं मानेगा। वे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। हाँ, मुझे डर है कि यह समुद्री क्षेत्र शांतिपूर्ण नहीं होगा। मुझे आशा है कि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला अपना गुस्सा हम पर नहीं उतारेगा। भगवान जाने, वे लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले अहंकारी और दबंग हैं। इस समुद्री क्षेत्र में सी ड्रैगन मैंशन के अलावा लगभग कोई भी ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। येशिवेन ने उनकी कानाफूसी पर ध्यान नहीं दिया। इस समय उसने पूरे हॉल पर नजर डाली, लेकिन उसने पाया कि स्कारलेट थंडर इमोर्टल, जो अभी अभी वहां था, बच गया था। उसे थोड़ा अफसोस हुआ। वह स्कारलेट थंडर अमर को एक साथ मारने के लिए स्टार बीस्ट फैंटम का फायदा उठाना चाहता था। परेशान करने वाली ई यंग की तुलना में स्कारलेट थंडर इमोर्टल निस्संदेह निपटने के लिए बहुत आसान था। इसलिए उन्होंने ब्रेक नहीं लिया। उसने भविष्य की परेशानियों को मिटाने के लिए अपनी सबसे मजबूत अवस्था में स्कारलेट थंडर अमर को मारने की योजना बनाई। येशिवेन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति अच्छी नहीं होने पर स्कारलेट थंडर इमोर्टल बच जाएगा। उसने येशिवेन को चाल चलने का मौका नहीं दिया। हालांकि यह अफसोस की बात थी, उन्होंने स्कारलेट थंडर इमोर्टल की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की भी प्रशंसा की। भले ही कोई जानता हो कि कोई जीत नहीं सकता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा त्वरित निर्णय ले सकते हैं।
आखिरकार ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन का पलड़ा भारी नहीं था। अगर वो ये जिवेन पर हमला करने आती है तो सफलता की संभावना हो सकती है। हालांकि वह ऊपर नहीं आई और सीधे चली गई। यह दिखाने के लिए काफी था कि वह निर्णायक और संकल्पवान था। हालांकि यह ठीक इसी वजह से था कि एक शिवेन उसे मारने के लिए और भी दृढ़ थी। ऐसे व्यक्ति से निपटना उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक कठिन था जो बाहर से उग्र दिखते थे लेकिन वास्तव में कपटी थे। अगर अगली बार मौका मिला तो मैं उसे पहले जरूर मारूंगा। यह सिर्फ इतना है कि ऐसे कई अवसर नहीं हैं। हालांकि ये जिवेन अब मजबूत थी, फिर भी स्कारलेट थंडर गैंग की ताकत अभी भी उसे डराने के लिए काफी थी। स्कारलेट थंडर गैंग के पास पारलौकिक क्षेत्र से परे के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके पास निश्चित रूप से उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर और 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे। अगर वह अब स्कारलेट थंडर गैंग के खिलाफ जाना चाहता था तो यह एक पत्थर को अंडे से मारने के समान था। यह बिल्कुल असंभव था। इसलिए अगर वह स्कारलेट थंडर गिरोह में छिपा रहता तो ये जिवेन भी उसका कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार ये जिवेन हमेशा स्कारलेट थंडर गैंग से बाहर नहीं रह सकती थी। उसके पास करने के लिए बहुत सी चीजें थीं। ऐसे दुश्मन को आज भागने देना, वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि यह अफसोस की बात है। चूंकि स्कारलेट थंडर इमोर्टल किसी समय बच गया था, इसलिए उसे इस फॉर्म को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने तुरंत स्टार बीस्ट का रूप वापस ले लिया। यहां तक अगर वह अब केवल प्रेत को बुला सकता था तब भी वह उसके मुख्य शरीर के लिए बहुत मजबूत था। यदि वह भविष्य में स्टार बीस्ट के मांस और रक्त को संघनित कर सकता है तो शक्ति स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर पर जाएगी। हालांकि खपत निश्चित रूप से अधिक भयानक होगी। बस स्टार बीस्ट भ्रम को बनाए रखते हुए उसके शरीर में क्यूई का 1/4 हिस्सा और उसके शरीर में रक्त क्यूई का 5वां हिस्सा खा गया। ऐसे उपभोग की कल्पना की जा सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि यंग अभी उस पर हमला करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। यह ऐसे कारकों के कारण निकला। वह इस तरह की खपत को बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता था। वह इसे केवल तुरुप के पत्ते के रूप में अपने प्रतिद्वंद्वी को चकमा देने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। वह केवल लड़ाई को जल्दी खत्म कर सकता था। लड़ाई को लंबा खींचना असंभव था। हालांकि ये जिवेन भी इस शक्ति से बहुत संतुष्ट थी। यदि कोई स्टार बीस्ट फैंटम नहीं होता तो उसे तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक कि यंग प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ के राज्य में यंग को हराने के लिए खुद को सहारा नहीं दे पाता। यंग को अब इतनी आसानी से हराना नामुमकिन था। ये जिवेन ने फिर से फसल की जांच की। यंग वास्तव में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में शीर्ष प्रतिभा थी। उनकी संपत्ति बी चेन और अन्य लोगों से कहीं अधिक थी। उसके पास 50 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल थे। अपने स्वयं के साथ युग्मित उसके पास 100 मिलियन से अधिक स्पिरिट क्रिस्टल थे, जो 120 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल तक पहुंचे। वह पारलौकिक क्षेत्र में एक और टाइकून था। इन स्पिरिट क्रिस्टल, कुछ प्राकृतिक खजाने और मार्शल इंस्ट्रूमेंट सामग्री के अलावा सबसे बड़ी फसल फ्लेम एसेंस थी। यंग के पास फ्लेम एसेंस के 4 टुकड़े थे। ये अग्नि आध्यात्मिक पूल में अनगिनत लपटों से संघनित सार थे। वे पूरी तरह से पवित्र खेती की वस्तुएं थीं। हालांकि ये सभी एक शिवेन के हाथों में पड़ गए थे। ये जिवेन के हाथ में मूल टुकड़े के अलावा लॉ सार के 4 टुकड़े थे, जिसके बारे में बोलते हुए इन फ्लेम एसेंस का मूल्य फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट से कम नहीं था। यह और भी ऊंचा था। फीनिक्स फ्लेम फ्रूट का मूल्य काया को बदलना था। प्रभाव अपेक्षाकृत धीमा था, लॉ सार के विपरीत जो खेती को लगभग तुरंत प्रभावित कर सकता था। इन ज्वाला सुगंधों के साथ ये जिवेन थोड़े समय में सफलता हासिल कर सकती थी। इस समय अग्नि आध्यात्मिक पूल अचानक हिंसक रूप से उबलने लगा। सबकी आंखें छलक उठीं। फायर स्पिरिचुअल पूल फ्लेम एसेंस को बाहर निकालने वाला था। निश्चित रूप से थोड़ी देर के बाद फ्लेम एसेंस ने फ्लेम एसेंस को थूकना शुरू कर दिया। सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक सांस में 5 टुकड़े। हर कोई बहुत खुश था। यदि यह केवल एक टुकड़ा होता तो उन्हें इसके लिए लड़ना पड़ सकता था। यदि यह 5 टुकड़े होते तो उनका प्रतिस्पर्धी दबाव बहुत कम होता। लेकिन इस समय ये जिवेन ने स्वर्ण देवत्व में लिपटे अपने बड़े हाथ को सीधे खोल दिया। वह सीधे लॉ के ऊपर पहुंच गया और लॉ सार के 5 टुकड़ों को अपने हाथ में पकड़ लिया। सबकी आंखें फैल गईं। क्या यह संभव है? हालांकि लॉ का सार गर्म नहीं था। यह अग्नि आध्यात्मिक पूल एक जीवित पूल था। यदि उनमें से कोई भी अंदर जाता तो वे केवल कोयले में जलकर समाप्त हो जाते। भले ही वे लॉ के ऊपर हों, वे इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जिवेन वास्तव में इसे बर्दाश्त कर सकती थी और सीधे लॉ सार को छीन लिया। ऐसे में भविष्य में ज्योति सार को और कौन छीन सकता है? आमतौर पर जब वे इसे छीनते थे तो वे लॉ सार के बिखरने और उड़ने की प्रतीक्षा करते थे, फिर वे एक पर निशाना साधते थे और उसे छीन लेते थे। अग्नि आध्यात्मिक पूल के ऊपर सीधे ज्वाला सार को कौन छीन लेगा? वे नहीं जानते थे कि चूंकि ये जिवेन फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट और फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक की दोहरी शक्ति से एक फीनिक्स शरीर में बदल गया था, इसलिए उसका आग की लपटों पर नियंत्रण एक नए स्तर पर पहुंच गया था।
देवत्व के संरक्षण के साथ मिलकर वह अग्नि आध्यात्मिक पूल के ऊपर से चीजें छीन सकता था। ये जीवेन, तुम बहुत ज्यादा हो। क्या तुम यह सब अपने लिए रखना चाहती हो? इस समय किसी ने असंतोष के साथ कहा। अगर ये जीवेन ने केवल एक टुकड़ा या दो भी पकड़ा होता तो उनकी कोई राय नहीं होती, लेकिन ये जीवेन ने सभी 5 टुकड़े छीन लिए। वे एक टुकड़ा भी नहीं ले सकते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह इसी तरह बना रहा तो उनके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। भले ही वे यक्षिवेन की युद्ध शक्ति से डरते थे, उन्हें इस समय खड़ा होना पड़ा। किसकी राय है? यक्षिवेन ने हॉल में लोगों की ओर रूखी निगाहों से देखा। किसे कोई आपत्ति है? येजीवेन ने हॉल में भीड़ की ओर ठंडी दृष्टि से देखा। सभी को अचानक थोड़ा घुटन महसूस हुआ। इस समय उनके दिमाग में येजीवेन द्वारा यी यंग को मारने का दृश्य उभर आया। वह एक दयालु व्यक्ति नहीं थे, इसके विपरीत वह एक अद्वितीय खलनायक था। जो कोई भी उसे कम करके आंकेगा, उसे अनिवार्य रूप से उसके हाथों एक बड़ी हानि होगी। जरा यी यंग को देखिए, वह निश्चित रूप से एक नर्म दिल व्यक्ति नहीं थे। अगर कोई उसे कम आंकता है तो निश्चित रूप से उसके हाथ बड़ा नुकसान होगा। इस समय हर कोई सोच रहा था कि उन्हें एक साथ ऊपर जाना चाहिए या नहीं। वे जानते थे कि अगर वे अकेले ऊपर जाते हैं तो वे यक्षिवेन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने अभी भी महसूस किया कि अगर वे एक साथ ऊपर जाते हैं, खासकर याओ कियान और क्यूई डोंग के साथ, तो उनके जीतने की संभावना है। जब तक येजीवेन ने कहा कि वह बचे हुए लॉ सार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा जो बाहर निकल सकता है, वे हार मानने को तैयार थे। यह देखकर कि वे नहीं बोले, यक्षिवेन भी नहीं बोली। इसके बजाय उन्होंने स्टार बीस्ट फैंटम को संघनित करके क्यूई और रक्त की खपत को बहाल करने के लिए चुपके से फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक को चलाया। थोड़ी देर बाद येजीवेन के चेहरे पर फिर से लाली आ गई। उसका शरीर अपनी चरम अवस्था में आ गया था। इस समय भले ही उन्होंने एक साथ हमला किया हो, यक्षिवेन डरने वाला नहीं था। जहां तक उससे प्राप्त की गई चीजों को बाहर निकालने के लिए कहने की बात है, तो यह बिल्कुल असंभव था। यदि वह मात्र एक सामान्य पारलौकिक क्षेत्र द्वितीय स्तर होता तो क्या वे उसे बराबर का हिस्सा देते? बस इसके बारे में सोचने से ही पता चलेगा कि यह असंभव था। इस दुनिया में जिसकी मुट्ठी बड़ी होगी वही सही होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे यक्षिवेन से संबंधित नहीं थे। वह उन्हें क्यों दे? सभी ने याओ कियान और की डोंग की तरफ देखा। यहाँ के लोगों में येजीवेन के अलावा याओ कियान और की डोंग की खेती सबसे अधिक थी। अगर उन दोनों ने एक चाल चली तो सभी निश्चित रूप से उसका अनुसरण करेंगे। यदि उन दोनों ने चाल नहीं चली तो स्वाभाविक रूप से सभी में चाल चलने का साहस नहीं था। बस जब हर कोई अभी भी दुविधा में था, अग्नि आध्यात्मिक पूल की असीम लपटों में एक क्रोधित गर्जना हुई। अद्वितीय तलवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर एक अद्भुत तलवार क्यूई ने लपटों को विभाजित किया और एक आकृति आग की लपटों से बाहर निकली। सभी की निगाहें आकृति पर टिकी थीं। यह जियान वुशुंग था। ऐसा लग रहा था कि वह हाथ में कुछ लिए हुए है। उसने तलवार इंद्रधनुष पर कदम रखा और प्रकाश पर कदम रखते हुए हॉल से बाहर निकल गया। जियान वुशुंग की शक्ल देखकर हर कोई हैरान रह गया और उनके पास यह सोचने का समय भी नहीं था कि क्यों। पूरा अग्नि आध्यात्मिक पूल उबलता हुआ प्रतीत हो रहा था और आग की लपटें आग की विशाल लहरों को भड़का रही थीं। नीचे से जोर की दहाड़ भी आ रही थी। इसके तुरंत बाद पानी की एक और लहर ने दोनों तरफ की आग की लपटों को अलग कर दिया। उसमें से एक आकृति उछली। यह कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल था। जियान वुशुंग और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल एक के बाद एक पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में पहुंचे। सभी ने नहीं देखा था कि दोनों कहाँ गए। पहले तो वे थोड़े चकित हुए, लेकिन इस समय वे समझ गए कि वे यहाँ हैं। हर किसी के पास आश्चर्य करने का समय नहीं था कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और जियान वुशुंग यहाँ क्यों आए। उन्होंने सुना कि आग फिर से उबलने लगी है। उसमें से एक मृत प्राणी की आश्चर्यजनक दहाड़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक और विशाल आकृति उसमें से निकली। यह एक विशाल जलती हुई लाश थी। उसकी आंखें हरे भूत की आग के 2 गुच्छों की तरह थीं और उसका मुंह आग उगल रहा था। इसने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की दिशा में सीधे पीछा किया। येजीवेन चौंक गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जलती हुई लाश यहाँ छिपी होगी। अपने स्तर से देखते हुए यह उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर से कम नहीं था। वह ठंडे पसीने में बह गया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल इस समय खेदजनक स्थिति में थे। उसका शरीर खून से सना हुआ था। उसके शरीर पर कई घाव इतने गहरे थे कि हड्डियां तक आ रही थीं। बड़े घाव सीधे फटे हुए थे। यह दयनीय था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को इतनी दयनीय स्थिति में सभी ने कभी नहीं देखा था। हर किसी की राय में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल हमेशा से अहंकारी और दबंग था। उन्होंने उन्हें कभी इस तरह दयनीय अवस्था में नहीं देखा था। लेकिन अब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल न केवल दयनीय स्थिति में था, बल्कि वह पागलों की तरह भाग रहा था। लगभग अवचेतन रूप से हर कोई उन्मत्त होकर भागने लगा। शायद कई लोगों के पास जलती हुई लाश के स्तर को देखने का समय नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें बचना है।
एक अनुपम शातिर प्राणी जो क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को ऐसी दयनीय स्थिति में भगा सकता था, निश्चित रूप से ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसका वे मुकाबला कर सकें। धिक्कार है, जियान वुशुंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने बार बार कोसा। जाहिर है, उन्हें जियान वुशुंग के हाथों एक बड़ा नुकसान हुआ, या एक ही समय में जियान वुशुंग और इस जलती हुई लाश के हाथों एक बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए उनकी ऐसी दयनीय स्थिति थी। इस समय उसने अपने पीछे जलती हुई लाश को और करीब आते देखा। उसकी आंखें अचानक टिमटिमा उठीं। लानत है जानवर। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के हाथ दोनों तरफ से पकड़ लिए गए। अचानक एक राक्षसी सक्शन फोर्स बन गई। जो विशेषज्ञ दोनों ओर से भागने की योजना बना रहे थे, वे तुरंत उसके द्वारा पकड़ लिए गए। येज़िवेन ने अचानक महसूस किया कि एक राक्षसी चूषण शक्ति उसे अंदर खींच रही है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसे चूसा गया। लेकिन फिर उसे पता चला कि न केवल उसे, बल्कि सभी को क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने चूसा था। वे जलती हुई लाश के पीछे से जलती हुई लाश के सामने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के ठीक बगल में पहुंचे। फिर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने सीधे अपने हाथ घुमाए और इन लोगों को सीधे जलती हुई लाश की तरफ फेंक दिया गया। सभी को अचानक समझ में आ गया कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल उन्हें जलती हुई लाश को रोकने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। अचानक हर कोई चिल्लाया। वे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को मौत के घाट उतारना चाहते थे, लेकिन क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल बिल्कुल भी नहीं हिले। वह और आगे चला। भीड़ चाहे कितनी भी गाली दे, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, क्योंकि उसने जलती हुई लाश को पकड़ने के उद्देश्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। पफ! जलती हुई लाश का सामना एक आने वाले योद्धा से हुआ। इसने सीधे अपने पंजे खोले और योद्धा को मौके पर ही आधा फाड़ दिया। ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल का विशेषज्ञ इस जलती हुई लाश के सामने एक कागजी शेर की तरह नाजुक था। वह इसके विरोधी कतई नहीं थे। ताज़ा खून ने इस जलती हुई लाश को और भी हिंसक बना दिया। इसने अपना मुंह खोला और इस कल्टीवेटर का सारा सार रक्त निगल लिया। सभी डरे हुए थे, लेकिन इस समय वे कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ बहादुर योद्धाओं ने जलती हुई लाश पर सीधे हमला किया, लेकिन वे जलती हुई लाश की चाल को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। वे सीधे हार गए और मौके पर ही दो हिस्सों में बंट गए। तभी तेज चीख निकली। येज़िवेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि याओ कियान को जलती हुई लाश की हथेली पर चोट लगी थी। उसके सीने पर ताड़ का एक बड़ा निशान था जो असामान्य रूप से क्रूर लग रहा था। उसका शरीर सीधे बाहर उड़ गया और सीधे येज़िवेन की ओर उड़ गया। उसके पीछे जलती हुई लाश भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। येज़िवेन, जाओ, अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम जा नहीं पाओगे। येमो ने तुरंत येज़िवेन को याद दिलाया। इस भयानक जलती हुई लाश के सामने येज़िवेन के बचने का कोई मौका नहीं था। यह मूलभूत अंतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि येज़िवेन को नहीं पता था कि जब यह जलती हुई लाश जीवित थी तो यह किस स्तर की बिजलीघर थी। ये ऐसा कुछ नहीं था जिससे येज़िवेन निपट सके। येज़िवेन ने अपने दांत पीस लिए, याओ कियान को देखा, दांत भींचे और सीधे वापस उड़ गए। याओ कियान ने सीधे येज़िवेन की छाती में उड़ान भरी और एक बड़ी शक्ति याओ कियान के शरीर से गुजरी और सीधे येज़िवेन के शरीर पर प्रहार किया। येज़िवेन को सीधे 100 मीटर से अधिक दूर उड़ते हुए भेजा गया था और उसके बाद ही वह अपने शरीर को स्थिर कर पाया। कोई कल्पना कर सकता है कि यह बल कितना शक्तिशाली था। धन्यवाद, धन्यवाद, याओ कियान ने कमजोर होकर कहा। इस खतरनाक समय में केवल येज़िवेन ही उसकी मदद के लिए सामने आई। बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उसकी परवाह कौन करेगा? शायद उसकी उपस्थिति उसे हर किसी का ध्यान आकर्षित करेगी, लेकिन इस समय उसकी उपस्थिति के बारे में कौन परवाह करेगा? वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, क्या यह उसकी अपनी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है? आपका स्वागत है। आपने नीलामी घर में एक बार मेरी मदद की थी। चलो इसे भी कहते हैं। येज़िवेन ने याओ कियान को गले लगाया और टेम्पेस्ट विंग्स की एक जोड़ी एक पल में उसके पीछे दिखाई दी। अचानक फड़फड़ाहट के साथ उसका फिगर सीधे हॉल से बाहर उड़ गया। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्पष्ट रूप से आभार और शिकायत को अलग करते थे। जिसने भी उसकी मदद की, वह जीवन भर याद रहेगा। जो भी उस पर अपने दांत चढ़ाता, उसे भी जीवन भर याद रहता। वह कभी नहीं भूलेगा। गर्जन। उनके पीछे जलती लाश की रफ्तार और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन और याओ कियान को पहचान लिया है और उनका पीछा किया है। येज़िवेन अपने पीछे टेम्पेस्ट के पंखों को बुरी तरह फड़फड़ा सकता था। कुछ देर के लिए हवा और बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति बह गई और सीधे जलती हुई लाश के शरीर को थप्पड़ मार दिया। हालांकि यह जलती हुई लाश की गति को थोड़ा ही बाधित कर सका। मौलिक रूप से इसे आगे बढ़ने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। इस मरे हुए प्राणी के लिए येज़िवेन की हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति एक खुजली को खरोंचने जैसी थी। येज़िवेन अपनी गति बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सका क्योंकि वह हॉल में एक व्यक्ति को ले जा रहा था। इसके विपरीत यह जलती हुई लाश पानी में मछली की तरह थी। इसके अलावा इसका दायरा येज़िवेन की तुलना में बहुत अधिक था।
इसकी गति बहुत तेज थी और ये येशिवेन के और करीब आ रही थी। येशिवेन अचानक थोड़ा उदास महसूस करने लगी। अद्वितीय तलवार संप्रदाय और क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने क्या उकसाया? अग्नि आध्यात्मिक पूल के नीचे उन्हें क्या मिला? इसने वास्तव में इस राक्षस को उनका पीछा करने के लिए आकर्षित किया। इससे भी अधिक घृणित बात यह थी कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन इस समय वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था। बचना ज्यादा जरूरी था। गर्जन। यह देखकर कि येशिवेन अपनी नियंत्रण सीमा से भागने वाली थी, यह जलती हुई लाश गुस्से में थी। यह दहाड़ा और सीधे हवा में एक विशाल भूत का पंजा पकड़ लिया। पंजा आग की लपटों से जल रहा था और उसने येशिवेन को पंजा दिया। टकराना। विशाल भूतिया पंजे ने सीधे येशिवेन की पीठ को पकड़ लिया, जैसे कि वह धातु के टुकड़े को पकड़ रहा हो। येशिवेन के मुंह से अचानक मुंह से खून निकला। भयानक भारी झटका सीधे उसे घायल कर दिया। रक्त आकाश में फैल गया। उनका फिगर डगमगा गया और लगभग गिर गया। आप ठीक हैं न? याओ कियान ने थोड़ा कमजोर होकर पूछा। इस समय उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था। उसने बहुत कमजोरी से पूछा, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी असामान्य रूप से चमक रही थी जब उसने येशिवेन को देखा। वह इस हद तक ऐसा कैसे कर सकता है? जब सभी ने उसका साथ छोड़ दिया तो यह व्यक्ति जिसके साथ उसने केवल एक बार बातचीत की थी, उसे बचाने के लिए घूमा। जब उसने सोचा कि यह जीवन यहीं समाप्त हो सकता है, तो वह इस हद तक ऐसा कैसे कर सकता है? क्या यह सिर्फ नीलामी के सामने उस समय की वजह से है? उस समय उसने इसे केवल थोड़े से प्रयास से किया था। उसे केवल यह उम्मीद थी कि वह जिस व्यक्ति को महत्व देता है और जिस व्यक्ति की उसने रक्षा की है, उसे नहीं मारा जाएगा। यही सब कुछ था, कुछ भी नहीं था। अगर इसका उल्टा होता तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाती। मैं ठीक हूं, तू जीवन मुस्कुराया। खून नीचे बहता रहा और उसके कॉलम में बहता रहा, जिससे वह थोड़ा अजीब लग रहा था। पफट। याओ कियान हंसे बिना नहीं रह सका। येशिवेन की बाहों में उसका नाजुक शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह उसके घाव पर असर कर रहा है, इसलिए वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन खांस रही थी, खांसी खांसी खांसी। तू जीवन थोड़ा असहाय था। यह क्या है मिस? आप अपने जीवन के लिए दौड़ रही हैं। गंभीर रहो। लेकिन इस समय वह इतना ध्यान नहीं रख सकता था। जब भारी बल ने उसे मारा तो उसका आंकड़ा सीधे सैकड़ों मीटर दूर खिसक गया, अस्थायी रूप से उसके पीछे जलती हुई लाश का पीछा करने से बच गया। उसके पीछे योद्धाओं की लगातार चीखें सुनाई दे रही थीं, जिससे येशिवेन थोड़ा असहाय महसूस कर रही थी। उसने जल्दी से इस समय का फायदा उठाया और जल्दी से महल से बाहर निकल गया। बाहर अभी भी कुछ शक्तिशाली जलती हुई लाशें पहरा दे रही थीं, जिससे येशिवेन को सतर्क होना पड़ा। अगर जल्दी से निकलने का कोई रास्ता नहीं था तो यह एक गतिरोध के बराबर था। उसके पीछे जलती हुई लाश और करीब आ रही थी। धिक्कार है, मैं सब बाहर जा रहा हूँ। येशिवेन चिल्लाया, अश्लीलता चिल्लाते हुए जिसका उसने शायद ही कभी इस्तेमाल किया हो। उसने सीधे तियान्युवान मिरर से इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को बाहर निकाला। यह एक ऐसा मार्शल यंत्र था जिसे उसने अभी तक वश में नहीं किया था। यदि यह काम नहीं करता है तो वह अपने तरीके से लड़ने के लिए केवल इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का उपयोग कर सकता है। वर्तमान के लिए, अन्य बातों का उल्लेख नहीं करने के लिए, केवल इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का उपयोग करना एक बहुत बड़ा बोझ था। इसके अलावा वह अब गंभीर रूप से घायल हो गया था। इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का इस्तेमाल करना उसके लिए बस एक दोधारी तलवार थी। वह खुद को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन इस समय क्या उसके पास कोई और विकल्प था? अगर उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो वह मर जाएगा। अभी भी एक रास्ता था। येशिवेन की गति बहुत तेज थी। वह लगभग एक क्षण में महल के द्वार पर पहुंच गया था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने 5 जलती हुई लाशों में से सबसे कठिन ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर की जलती हुई लाश को हरा दिया था। मूल रूप से यह उसके लिए केक का एक टुकड़ा हो सकता है। हालांकि इस समय यह थोड़ा कठिन लग रहा था। उसे पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी थीं, इसलिए इस समय वह लगभग कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके कौशल अब पहले जैसे अच्छे नहीं रहे। इस समय वह 8वें स्तर के पारलौकिक क्षेत्र की जलती हुई लाश के खिलाफ लड़ सकता था। यह पहले से ही दिखा रहा था कि उसकी खेती एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी, जो कि बिल्कुल अकल्पनीय था। भाई, तुम अभी तक जीवित हो। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने उपहास किया और येशिवेन की आंखों में मारने के इरादे से देखा। उसकी नज़र में येशिवेन एक कीड़े की तरह थी। वह येशिवेन को नहीं मार सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। येशिवेन हमेशा विभिन्न कारणों से बच निकलती थी। उसे और भी आश्चर्य हुआ कि येशिवेन ने इतने कम समय में पहले ही आधे चरण के पारलौकिक क्षेत्र से दूसरे स्तर के पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। यहाँ तक एक कौतुक के मानकों से भी येशिवेन थोड़ा तेज था। वह येशिवेन को एक छिपे हुए खतरे के रूप में नहीं मानेगा क्योंकि येशिवेन पर्याप्त योग्य नहीं थी। हालांकि येशिवेन के पास निश्चित रूप से उससे घृणा करने की योग्यता थी।
जब तक येज़िवेन जीवित थी यह उसके लिए एक तरह की घृणा होगी। आपके लिए धन्यवाद, मैं आपसे अधिक समय तक जीवित रह सकता हूँ। येज़िवेन मुस्कुराए, अपने शरीर पर जख्मों को बलपूर्वक दबाते हुए। उनकी आंखें गरिमापूर्ण लगने लगीं। यह एक खूनी लड़ाई, एक अत्यंत कड़वी लड़ाई, या एक निराशाजनक लड़ाई भी हो सकती है। उसके हाथ में द इमेजेंस इमोर्टल एक्सटरमिनेटिंग सेबर चुपके से दब गया। यह सामान्य समय के दौरान होता तो ठीक होता। यदि यह सामान्य समय के दौरान ही होता तो वह अभी भी अपनी चरम अवस्था में होता। उसके पास अभी भी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से बचने का आत्मविश्वास था। लेकिन अब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आगे नाकाबंदी थी और पीछे पीछा करने वाला। यह बस एक मरा हुआ अंत था। यह दूसरी बार था जब उन्होंने प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आने के बाद जीवन और मृत्यु के निर्णय का सामना किया। तुम जिद्दी हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें एक साथ खत्म कर दूंगा। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने उपहास किया। उसने येज़िवेन के शब्दों को जिद्दी और अहंकारी माना। इतनी कठिन परिस्थिति में भी येज़िवेन अभी भी उसके लिए एक दुर्जय दुश्मन नहीं था। झगड़ा करना, अंत तक लड़ो। येज़िवेन ने अपने दांत पीस लिए। उसने जलती हुई लाश की दहाड़ सुनी जो उसके पीछे और करीब आ रही थी। उसके चारों ओर अभी भी 4 जलती हुई लाशें थीं जिन्हें क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने डरा दिया था। बजना, इमेजेंस इमोर्टल एक्सटरमिनेटिंग सेबर पर अंतहीन कृपाण रोशनी तुरंत बह गई। इस समय येज़िवेन एक प्राचीन अधिपति की तरह था जिसका पुनर्जन्म हुआ था। उसका पूरा शरीर एक सुनहरी चमक से घिरा हुआ था। एक गीत जो अमर क्षेत्र से संबंधित था वह इमेजेंस इमोर्टल एक्सटरमिनेटिंग सेबर से आया था। अगर कोई ध्यान से सुने तो उसे पता चलेगा कि यह अमर साम्राज्य का आशीर्वाद नहीं था बल्कि एक अभिशाप था। अमर क्षेत्र कोस रहा था। यह एक बहुत ही भयानक अभिशाप था, जैसे तारसाल की हड्डी में कीड़ा। भयानक कृपाण आभा एक खतरनाक धार की तरह थी जो सीधे तौर पर क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को थोड़ा बेदम कर रही थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की आंखें डरावने रूप से चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन के पास ऐसा दिव्य उपकरण होगा। भले ही वह बहुत दूर था, वह महसूस कर सकता था कि यह एक भयानक निवारक है। यह एक अतुलनीय निवारक था। यह एक ऐसी भावना थी जो उसे खा सकती थी और अलग कर सकती थी। इस ब्लेड के सामने वह लगभग महसूस कर सकता था कि वह कितना छोटा है। वह नहीं जानता था कि इस ब्लेड ने पहले किस तरह के अस्तित्व को मार डाला था, लेकिन इसने वास्तव में उसे भय से काम दिया। इससे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी आत्मा कितनी छोटी है। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अतीत में उन्होंने कभी भी खुद को छोटा महसूस नहीं किया था। युवा पीढ़ी के बीच वह उन कुछ लोगों में से एक थे जो हावी हो सकते थे। उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित थीं, लेकिन अब उन्हें अपनी कमी महसूस हुई। उसके चेहरे पर खौफ का भाव था, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर लालच का भाव भी था। ऐसा दिव्य उपकरण येज़िवेन के हाथों में बस एक बर्बादी थी। यह बहुत बड़ी बर्बादी थी। केवल उन्हीं के हाथों में वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। भविष्य में वह सभी दिशाओं को जीत सकता था और एक शानदार प्रतिष्ठा स्थापित कर सकता था। बच्चे, अगर तुम मुझे यह कृपाण देते हो तो मैं तुम्हारे पिछले सभी अपमानों को माफ कर सकता हूँ। चलो इसे लिख देते हैं। यह कैसा रहेगा? क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की टकटकी कृपाण जैसी थी। उसने येज़िवेन को देखा और पूछा। उसकी आंखों का कोना येज़िवेन के हाथ में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटरमिनेटिंग सेबर को घूर रहा था। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास करूंगा? येज़िवेन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। क्या आपको लगता है कि हर किसी के पास आपके जैसा मगरमच्छ का दिमाग है? येज़िवेन ने लंबे समय से देखा था कि इमेजेंस इमोर्टल एक्सटरमिनेटिंग सेबर अब उसकी एकमात्र गारंटी थी। इमेजेंस इमोर्टल एक्सटरमिनेटिंग सेबर के बिना वह लगभग निश्चित था कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल उसे बिना कोई मौका दिए मौके पर ही मार देगा। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसे लोगों के बारे में स्पष्ट नजरिया था। चाहे येज़िवेन उसे इमेजेंस इमोर्टल एक्सटरमिनेटिंग सेबर दे या नहीं, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल उसे जाने नहीं देगा। युवराज मगरमच्छ का चेहरा खिल उठा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव तैर गया। जैसा कि येज़िवेन ने सोचा था, उसका इरादा येज़िवेन को जाने देने का नहीं था। भले ही येज़िवेन इमेजेंस इमोर्टल एक्सटरमिनेटिंग सेबर को सौंपने के लिए तैयार थे या नहीं, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल अंत में येज़िवेन को मार डालेगा। उसे इस घिनौने आदमी को जीने नहीं देना चाहिए। इस समय उनके चेहरे पर इमेजेंस इमोर्टल एक्सटरमिनेटिंग सेबर न मिलने पर थोड़ा गुस्सा था। उनके विचारों के उजागर होने पर थोड़ी शर्म और झुंझलाहट भी थी। येज़िवेन की ओर उसकी आंखों में हत्या का इरादा तेज हो गया। चूंकि येज़िवेन ने इसे देने से इनकार कर दिया था, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल इसे छीन लेगा। यह एक छोटे से प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसे लोग ही इस तरह के खजाने की कृपाण के योग्य थे। पफ! इस तनावपूर्ण क्षण में येज़िवेन की बाहों में याओकियान अचानक हंस पड़ा। मगरमच्छ का दिमाग। पूरे फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में शायद केवल येज़िवेन ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से इस तरह बात करने की हिम्मत की। अनुपम तलवार भी ऐसा न बोलेगी।
बच्चे, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने अपनी बाहों में येज़िवेन और याओ कियान को देखकर उपहास किया और कहा, बिल्कुल सही समय आने पर मैं तुम दोनों को एक भूत युगल बनने के लिए तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। याओ कियान थोड़ा शर्मिंदा और नाराज था। सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उत्तराधिकारी के रूप में, यहाँ तक जो लोग लंबे समय से उसकी सुंदरता का लालच कर रहे थे, उन्होंने भी इतनी ढीठता से बात करने की हिम्मत नहीं की। येशिवेन ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के शब्दों में ठंडे मजाक की परवाह नहीं की। उन्होंने इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को कसकर पकड़ रखा था। धिक्कार है, मैं सब बाहर जा रहा हूँ। येज़िवेन ने अपने दांत पीस लिए और अपने हाथ में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर लहराया। अकल्पनीय शक्ति दिखाते हुए प्रत्येक कृपाण आसानी से अंतरिक्ष में लहरें पैदा कर सकता है। यदि अधिकांश क्षमताओं को सील नहीं किया जाता तो यह थोड़ा सा नहीं होता। इस समय उनके पीछे जलती हुई लाश की दहाड़ और करीब आ रही थी। येज़िवेन ने की डोंग की चीखें भी सुनी जो सामने दौड़ रहा था। वह उनमें से सबसे मजबूत था, लेकिन फिर भी वह घेरे से भागने में सफल रहा। इस आवाज को सुनकर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का चेहरा आश्चर्य और संदेह के भाव से चमक उठा। जलती हुई लाश ने उसे जोरदार झटका दिया। हमेशा अहंकारी रहने वाले को शर्मिंदगी में भागना पड़ा, लेकिन इस समय वह येशिवेन को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। वह बेहद अनिच्छुक था। यदि वह खजाना कृपाण प्राप्त कर सकता है तो उसे विश्वास भी था कि वह फले फूले बादल सागर क्षेत्र के सभी युवा विशेषज्ञों को हरा सकता है। इस समय उसके चारों ओर जलती हुई लाशें भी मानो बुलाई गईं और हिलने लगीं। बच्चे, अपने आप को भाग्यशाली समझो। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने आखिरकार बचना चुना। अगर वो रुका रहा तो थोड़े समय में येशिवेन को नीचे गिराना मुश्किल होगा। वह केवल छोड़ना चुन सकता था। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को जाते देख येशिवेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। यदि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल अभी इसे छीनना चाहता था तो वह केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता था। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। हालांकि उनके जीतने के आसार कम थे। अधिक से अधिक वह केवल ऐसी स्थिति के लिए प्रयास कर सकता था जहां दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़े। फिर भी वह संतुष्ट था। जैसे ही क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल चला गया, 4 जलती हुई लाशें बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत येशिवेन पर झपट पड़ीं। बजना, येशिवेन के हाथ में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर तुरंत शानदार कृपाण प्रकाश के साथ खिल गया। उन्होंने कुछ कठिनाई के साथ इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की ब्रांडिंग की। स्विश, एक आश्चर्यजनक कृपाण आभा तुरंत बाहर निकल गई। एक पारलौकिक क्षेत्र छठे स्तर की जलती हुई लाश तुरंत आधे में विभाजित हो गई। इस उभरती हुई अमर संहारक कृपाण के सामने जलती हुई लाश में वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। पफ, येशिवेन ने एक और मुंह भर खून बहाया। उनका फिगर थोड़ा हिल गया। आप ठीक है न? याओ कियान से पूछा। वह महसूस कर सकती थी कि इस इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का इस्तेमाल करना उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ था। बस एक वार ने उसे मुंह से खून का सार उगलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यह कृपाण भयानक रूप से शक्तिशाली था, लेकिन इसके परिणाम भी भयानक थे। जाहिर है, येशिवेन को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था। येशिवेन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर हिला दिया। वह अब अपनी सांस रोक रहा था। अगर वह बोलता तो यह सांस छूट जाती और वह इसे और नहीं जुटा पाता। उसके पीछे सुनहरे पंखों का जोड़ा फिर से फड़फड़ाया और वह तुरंत बीच की खाई से बाहर निकल आया। गर्जन, उसके बगल में जलती हुई लाश की दहाड़ उसके कानों में पड़ी। एक बड़े हाथ ने सीधे उसे पकड़ लिया। यह एक पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर की जलती हुई लाश थी। अगर वह फिर से पकड़ा गया तो येशिवेन को यकीन था कि वह बच नहीं पाएगा। झगड़ा करना, येशिवेन ने मन ही मन सोचा। उन्होंने फिर से अपने हाथ में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर लहराया। एक आश्चर्यजनक कृपाण आभा आकाश में तेजी से घूमने लगी। यह आकाश में घूमते हुए प्रभामंडल की तरह लग रहा था, जो सीधे आकाश में लहरें पैदा कर रहा था। यह आसानी से जलती हुई लाश की छाती और पेट में घुस गया। एक विशाल बल ने जलती हुई लाश को सीधे मौके पर ही आधा कर दिया। पफ, येशिवेन ने एक और मुंह से खून उगल दिया। इससे उसे लगभग चक्कर आने लगे। उसके शरीर की आधे से अधिक ची चूस ली गई थी। इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की खपत बहुत अधिक थी। यहाँ तक जब वह अपने चरम पर था तब भी वह उस पर नियंत्रण नहीं रख सका। अब तो बात ही छोड़ दीजिए कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन्होंने अपने शरीर पर लगी चोट को दबाने के लिए फौरन फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने चोट को और बिगड़ने नहीं दिया, इसलिए वह सीधे नहीं गिरे। आपदा से सफलतापूर्वक बचने के बाद येशिवेन ने राहत की सांस ली। वह सीधे बाहर निकल गया। अन्य 2 जलती हुई लाशें उसे बिल्कुल नहीं रोक सकी, इसलिए वह सीधे उछल पड़ा। महल से सफलतापूर्वक भागने के बाद येशिवेन और याओ कियान ने राहत की सांस ली। वे अंत में बच गए थे। एक अथाह खाई में चारों ओर सन्नाटा था। एक भी समुद्री जीव नहीं आया। इस खाई के ऊपर एक उभरता हुआ सुरक्षा कवच था जो खाई के अंदर और बाहर को अलग करता था। यह 2 अलग दुनिया की तरह था।
खाई में एक पुरुष और एक महिला समुद्र तल पर क्रॉस लेग बैठे थे। उनके चारों ओर समुद्र के पानी का भारी दबाव उनके लिए कोई समस्या पैदा करता नहीं दिख रहा था। ये जिवेन और याओ कियान थे। दोनों के शरीर पर लगी चोटें ठीक कर रही थीं। सबसे पहले ठीक होने वाले ये जिवेन थे जिन्हें अधिक गंभीर चोटें आई थीं। फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक एक शीर्ष उपचार तकनीक होने के योग्य थी। भले ही एक शिवेन की चोटें अधिक गंभीर थीं, उन्होंने याओ कियान से एक कदम आगे उपचार पूरा किया। अपने चरम पर पहुंचने के बाद ये जिवेन ने राहत की सांस ली। अभी की स्थिति बहुत खतरनाक थी। यदि वह समय रहते बच नहीं पाता तो शायद वह उस भयानक जलती हुई लाश के हाथों में पड़ जाता और अंत में उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता। हालांकि ठीक होने के बाद याओ कियान भी ठीक हो गया था। हालांकि वह नहीं रुकी। इसके विपरीत वह टूटती रही। उसने ज्वालासार को निगल लिया और एक ही बार में पारलौकिक क्षेत्र छठे स्तर पर जाने की योजना बनाई। वह ट्रांसेंडेंट रियल्म फिफ्थ लेवल पीक पर थी। वह पारलौकिक क्षेत्र छठे स्तर में प्रवेश करने से केवल थोड़ी ही दूर थी। यह चोट एक अवसर थी। उसने इस अवसर का उपयोग उत्कृष्ट क्षेत्र छठे स्तर में प्रवेश करने के लिए करने की योजना बनाई। पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर और उत्कृष्ट क्षेत्र छठे स्तर के बीच एक बड़ा अंतर था। पारलौकिक क्षेत्र के 9 स्तरों में से पहले 3 स्तरों को प्रारंभिक चरण के रूप में माना जाता था, जबकि मध्य के 3 स्तरों को मध्यवर्ती चरण माना जाता था। सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र छठे स्तर में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति मूल रूप से उत्कृष्ट क्षेत्र मध्यवर्ती शिखर में प्रवेश कर गया था। उत्कृष्ट क्षेत्र 7वां स्तर एक और छोटा क्षेत्र था। ये शिवेन ने देखा कि वो सीधे नहीं गई थी, इसलिए उसने उसकी परवाह नहीं की। वह सीधे निकट साधना में चला गया। इस बार उन्हें अपनी कमियों का भी एहसास हुआ, खासकर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसी युवा पीढ़ी के शीर्ष शख्सियतों की तुलना में। अभी भी एक बड़ा गैप था। अंतर इतना बड़ा हो सकता है कि वह उनके द्वारा कुचल कर मर जाएगा। उसे जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में युवा पीढ़ी के शीर्ष स्तर तक पहुंचना चाहिए। अगर दूसरों को इसके बारे में पता होता तो वे सोचते कि एक शिवन असामान्य रूप से अहंकारी है। हालांकि ये जीवेन के लिए यह कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही ट्रू मार्शल डोमेन में युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष पर था। यह सिर्फ पर्यावरण का बदलाव था, इसलिए उनके पास हार मानने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ट्रू मार्शल वर्ल्ड की तुलना में यहाँ कई अधिक जीनियस थे। हालांकि यहाँ खेती का माहौल ट्रू मार्शल वर्ल्ड की तुलना में बहुत अधिक सुकून भरा था। याओ कियान की तरह ये जिवेन ने भी लॉ सार को निगलना शुरू कर दिया। हालांकि उन लोगों के लिए जो अग्नि विशेषता शक्ति तकनीकों का अभ्यास करते थे, ज्वालासार बहुत मददगार था, लेकिन ये जिवेन ने अग्नि विशेषता शक्ति तकनीकों का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए प्रभाव बहुत बुरा था, लेकिन ये जिवेन ने इसकी परवाह नहीं की। वैसे भी उसके पास आग के सार के 10 टुकड़े थे, इसलिए जब तक उसकी ताकत में सुधार हो सकता था, भले ही वह उनका उपयोग कर ले, यह कोई कीमती चीज नहीं थी। जैसे ही ज्वालासार निगला गया, इसने तुरंत एक शिवेन के शरीर में चीको उबाल दिया। मूल रूप से ये जिवेन का शरीर थोड़ा थोड़ा करके फीनिक्स के शरीर में परिवर्तित हो रहा था। वह पहले से ही अग्नि गुण ऊर्जा के करीब था। स्वयं ज्वालासार का भी यही कार्य था। ये जिवेन के लिए यह एक बाघ के पंख जोड़ने जैसा था। ये 10 ज्वालासार निश्चित रूप से ये जिवेन को एक हॉर्टियन फायर स्पिरिट फिजिक में बदलने के लिए पर्याप्त थे। यह स्वाभाविक रूप से अग्नि गुण साधना तकनीक को मजबूत करेगा। कई खास फिजिक्स में फायर स्पिरिट फिजिक भी काफी मशहूर था। वास्तव में पंचतत्व आत्मा शरीर बहुत प्रसिद्ध था। विशेषता खेती तकनीक पर इसका असाधारण नियंत्रण था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये एक शिवेन की खेती को बढ़ावा दे सकता था। ज्वालासार में ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके ऊर्जा में परिवर्तित किया गया और उसके द्वारा अवशोषित किया गया। ये जिवेन की खेती भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई। जब ये जिवेन ने अपनी साधना को पारलौकिक क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर पर धकेला, तो यह पहले से ही 2 साल बाद था। उसकी पिछली साधना गति बहुत तेज थी। अब ये जिवेन खेती करते समय सबसे बुनियादी नींव को मजबूत करते हुए इस कमी को पूरा करना चाहती थी। इस दिन ये जिवेन लगातार अपनी नींव को मजबूत कर रही थी। अचानक याओ कियान के शरीर से एक शक्तिशाली आभा बहुत दूर नहीं निकली। एक पल के लिए तो वह काबू में नहीं आया और सीधे आसमान में जा गिरा। ये जिवेन को तुरंत पता चल गया था कि याओ कियान ने एक सफलता हासिल कर ली है। वास्तव में उसने उससे भी तेज सफलता हासिल की थी। हालांकि बाद में याओ कियान की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने नए दायरे को मजबूत कर रही हो। उसने आखिरकार 1 महीने के बाद अपने दायरे को मजबूत कर लिया था। याओ कियान ने अपनी खेती बंद कर दी। पारलौकिक क्षेत्र के छठे स्तर को पार करने के बाद उसकी आभा पहले से पूरी तरह से अलग थी। उसकी ताकत सिर्फ थोड़ी मजबूत नहीं थी। उसने ये शिवेन को थोड़े जटिल भाव से देखा। अगर यह व्यक्ति नहीं होता तो वह बहुत पहले जलती हुई लाश के हाथों दब जाती। उसके लिए जीवित रहना असंभव होगा। पारलौकिक क्षेत्र के छठे स्तर को तोड़ना तो दूर की बात है।
हालांकि उस समय उसने येशिवेन की मदद की थी, फिर भी उसे लगता था कि येशिवेन ने उसकी अधिक मदद की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय उसे येशिवेन की मदद करने के लिए कोई जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन येशिवेन ने वास्तव में उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। यह देखते हुए कि येशिवेन अभी भी बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही थी, उसने सीधे अपनी आवाज़ प्रसारित की, येशिवेन, मैं 1 साल बाद युवा विशेषज्ञों की एक सभा आयोजित करूंगा। यदि आप उस समय बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आते हैं तो आएं और भाग लें। बोलने के बाद उसने एस्केप लाइट पर कदम रखा और सीधे समुद्र की खाई से बाहर उड़ गई। येशिवेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उठे नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ नहीं जानते थे। जब वह निकट साधना में होता था तो वह निगरानी रखने के लिए आत्मा के निशान बाहर भी छोड़ देता था। 1 साल बाद युवा विशेषज्ञों का जमावड़ा। येशिवेन ने अचानक अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस की। अब वह नहीं जानता था कि वह फले फूले बादल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों की युवा पीढ़ी के बीच किस स्तर का था। येशिवेन के लिए अपने स्तर को समझने का यह एक अच्छा अवसर था। इसके अलावा इसकी मेजबानी याओ कियान ने की थी। जो युवा विशेषज्ञ भाग ले सकते थे उन्हें बुरा नहीं होना चाहिए, जिसकी येशिवेन को जरूरत थी। हालांकि येशिवेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने सीधे तौर पर खुद को साधना में डुबो दिया और ज्यादा परवाह नहीं की। आखिरकार वह नहीं जानता था कि 1 वर्ष के बाद वह निकट साधना से बाहर आ पाएगा या नहीं। यदि वह निकट साधना से बाहर नहीं आ पाता तो वह अवसर चूक जाता। येशिवेन के शरीर पर आभा लगातार मजबूत होती जा रही थी, जो धीरे धीरे तीसरे स्तर के ट्रांसेंडेंट दायरे को प्रभावित कर रही थी। उन्होंने लगातार ऑब्जर्विंग पसन इंजील चलाया। उनके शरीर में छोटा ब्रह्मांड भी लगातार घूम रहा था, बड़ी मात्रा में ज्वालासार की शक्ति को अवशोषित कर रहा था। पिछले 3 सालों में उन्होंने 3 फ्लेम एसेंस लिए थे। यदि येशिवेन ने अग्नि विशेषता मार्शल तकनीक में महारत हासिल कर ली है तो 3 लौ सार की ऊर्जा उसके लिए ट्रांसेंडेंट दायरे 5वें स्तर में सीधे प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि येशिवेन केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल पीक को आगे बढ़ा सकी। हालांकि येशिवेन ने परवाह नहीं की, नहीं उसे लगा कि यह अफसोस की बात है। थोड़ा थोड़ा करके उसने ट्रांसेंडेंट रियलम थर्ड लेवल बैरियर को प्रभावित किया। पलक झपकते ही 1 और साल बीत गया। येशिवेन की आभा धीरे धीरे मजबूत होती गई। उसे पता नहीं था कि उसने कितनी बार प्रभावित किया था। ट्रांसेंडेंट रियलम थर्ड लेवल बैरियर भी धीरे धीरे छोटा होता गया। अंत में येशिवेन ने एक और प्रभाव डाला। बूम! येशिवेन की आभा आखिरकार आसमान में उड़ गई, अब स्थिर नहीं रही। येशिवेन के शरीर का पूरा आभामंडल बदल गया, लेकिन यह केवल एक पल के लिए था। जो आभा लीक हुई थी वह पीछे हट गई। इससे ज्यादा हड़कंप भी नहीं हुआ। येशिवेन ने अपनी आंखें खोलीं। 3 साल हो गए थे। 3 वर्षों के बाद उन्होंने अंततः पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्तर में कदम रखा। जब से उसने प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में प्रवेश किया, यह उसके लिए सफलता का सबसे लंबा समय था। यह फ्लेम एसेंस की मदद से था। बेशक इसका उसके द्वारा जानबूझकर अपनी गति कम करने के कारण बहुत कुछ था। एक अच्छी नींव का निर्माण अब भी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। ट्रू मार्शल डोमेन में उसकी खेती अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। हालांकि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में उन्हें अधिक से अधिक युवा पीढ़ी के मार्शल कलाकार के रूप में ही माना जा सकता था। वह अभी भी अपनी नींव के निर्माण के स्तर पर था। इस समय उसकी नींव जितनी अधिक ठोस होगी, वह उसकी भावी साधना के लिए उतनी ही अधिक सहायक होगी। हालांकि ये 3 साल की करीबी खेती व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल में भी सुचारू रूप से कदम रखा। पिछले 3 वर्षों में येशिवेन की करीबी खेती के अलावा येमो भी करीबी खेती में थे। पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में त्यानयुवान मिर ने बहुत अधिक मांस और रक्तसार एकत्र किया था। यह अभी भी करीब खेती में था, लगातार पच रहा था और अवशोषित कर रहा था। जब यह फिर से प्रकट हुआ तो इसे मानव स्तर के उन्नत मार्शल उपकरण के रूप में विकसित होना चाहिए था। येशिवेन ने फिर से समय की गणना की। अब याओ कियान द्वारा उल्लिखित युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के जमावड़े का समय था। वह नहीं जानता था कि क्या वह चूक गया था। यह सोचकर येशिवेन उठा और समुद्र की खाई से बाहर निकल गया। उसने सीधे पास के सनी बैम्बू द्वीप की दिशा में उड़ान भरी। इस समय पूरा सनी बैम्बू आइलैंड जीवंत नजर आ रहा था। 3 साल पहले होली रियल्म डवेलर्स मैंशन की घटना के कारण ऐसा नहीं लगता था कि इसमें गिरावट आई है। अब पूरा सनी बैम्बू द्वीप याओ कियान द्वारा आयोजित युवा विशेषज्ञों के जमावड़े की चर्चा कर रहा था। हालांकि हर कोई इस सभा में शामिल नहीं हो सकता था, लेकिन जो लोग इसमें शामिल हो सकते थे वे निस्संदेह युवा पीढ़ी के आकर्षक शीर्ष विशेषज्ञ थे। इसलिए यह सभा भी कई लोगों का ध्यान बन गई थी। विशेष रूप से इस सभा की मेजबानी करने वाले युवा विशेषज्ञ सनी बैम्बू आइलैंड के म्यूज याओ थे। इन कारकों ने निस्संदेह पूरे आयोजन को और अधिक आकर्षक बना दिया। येशिवेन सीधे सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं गईं। इसके बजाय उसने पहले रहने के लिए एक सराय ढूंढी। जैसे ही येशिवेन अंदर आए, एक वेटर आगे आया और उत्साह से पूछा, आप क्या चाहते हैं, सर?
कुछ भी खाने से चलेगा। इस संबंध में येज़िवेन की उच्च आवश्यकताएं नहीं थीं। वैसे क्या फेरी याओ द्वारा आयोजित युवा विशेषज्ञों का जमावड़ा पहले ही समाप्त हो चुका है? तो आप भी यहाँ युवा विशेषज्ञों की इस सभा में भाग लेने के लिए हैं? वेटर के चेहरे पर अचानक एहसास के भाव थे। येज़िवेन युवा थी और उसकी खेती ऊंची थी। संभवतः वह युवा विशेषज्ञों की सभा में भाग लेने आए थे। जैसा कि कहा जाता है, जल्दी आने के बजाय सही समय पर आना बेहतर है। यह सभा आज से शुरू हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे सनी बैम्बू द्वीप के पास युवा विशेषज्ञों के अलावा फले फूले बादल सागर क्षेत्र की शीर्ष 100 सूची के कई विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से आएंगे। उस समय यह बहुत जीवंत होगा। क्या सनी बैम्बू द्वीप के पास के विशेषज्ञ भी भाग ले सकते हैं? येज़िवेन ने उत्सुकता से पूछा। एंड ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल से ऊपर के सभी युवा विशेषज्ञ प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ सहारा हैं। असली नायक शीर्ष 100 सूची के विशेषज्ञ हैं। वेटर को समझाया। सनी बैम्बू द्वीप के पास ये युवा विशेषज्ञ ज्यादा से ज्यादा पन्नी का ही काम कर सकते थे। असली नायक वही होने चाहिए जो शीर्ष 100 में हों। वेटर जल्दी से येज़िवेन के लिए खाना बनाने चला गया। येज़िवेन बस चुपचाप बैठी रही और सुनती रही। इस मामले को लेकर चर्चा भी हुई थी। हालांकि यह केवल युवा पीढ़ी के कुछ विशेषज्ञों का जमावड़ा था, लेकिन यह निश्चित रूप से पूरे सनी बांस द्वीप के लिए कोई मामूली बात नहीं थी। मैंने सुना है कि इस बार शीर्ष 100 की सूची में बहुत सारे युवा विशेषज्ञ हैं। हाँ, ऐसी बहुत सारी सभाएं होनी चाहिए क्योंकि नई सूची के लिए प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अब समय आ गया है कि सभी एक दूसरे को जानें। हाँ, मुझे नहीं पता कि इस बार शीर्ष 100 की सूची में कितने विशेषज्ञों के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना होगा। उन शीर्ष विशेषज्ञों की प्रतिस्पर्धा के अलावा जो वास्तव में मुझे दिलचस्पी है वह नए लोग हैं जो उभर सकते हैं। क्या हर सत्र में ऐसा काला घोड़ा नहीं होता? बस इतना ही। पिछली बार हमारे सनी बैम्बू द्वीप से केवल म्यूज़ याओ और स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल ने शीर्ष 100 में प्रवेश किया था। इस बार मुझे नहीं पता कि कितने शीर्ष 100 सूची में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, मुझे आशा है कि कुछ और हैं। यह साबित करता है कि हमारा सनी बांस द्वीप अधिक समृद्ध है। लेकिन मैंने सुना है कि इस बार फेरी याओ और स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल ने प्रगति की है। शीर्ष 100 सूची के लिए प्रतियोगिता भी पिछली बार से आगे है। हे, इस तरह की अटकलों के कारण ही इस तरह की सभाएं बढ़ी हैं। शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता शुरू होने से पहले हर कोई एक दूसरे के विवरण जानना चाहता है। और यह कहा जाता है कि सी ड्रैगन मैंशन की क्यू जुनहाओ इस बार व्यक्तिगत रूप से आएगी। किसी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आसपास के सभी लोगों ने सुना। अचानक विस्मयादिबोधक हुआ। क्यू जुनहाओ शीर्ष 100 की सूची में 23वें स्थान पर है। किसी ने कहा, वह वही है, उसके सिवा और कौन हो सकता है? ऐसा कहा जाता है कि वह पहले से ही कम उम्र में ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल पीक पर है। यदि वह शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता से पहले आगे बढ़ सकता है और उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर में प्रवेश कर सकता है, तो वह शीर्ष 20 के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। सी ड्रैगन मैंशन अभी भी सबसे मजबूत है। शीर्ष 100 सूची में अकेले सी ड्रैगन मैंशन 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर कब्जा कर लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सी ड्रैगन मैंशन के कई युवा विशेषज्ञ रैंकिंग में बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं। अन्यथा शीर्ष 100 सूची में निश्चित रूप से इन 3 ताकतों का कब्जा होगा। येज़िवेन ने चुपके से सोचा। हालांकि शीर्ष 100 सूची में एक निश्चित प्रतिनिधित्व था, वास्तव में असली स्वामी अभी भी 3 प्रमुख ताकतों में थे। 3 प्रमुख ताकतें भी फले फूले बादल सागर क्षेत्र में मानव जाति का मुख्य आधार थीं। जब तक 3 प्रमुख ताकतें अभी भी थीं, तब तक मानव जाति के फलते फूलते बादल समुद्र क्षेत्र में पैर जमाने होंगे। तीनों महाशक्तियों में अनेक विशेषज्ञ थे। आखिरकार जियान वुशुंग जैसे अज्ञात पृष्ठभूमि वाले युवा विशेषज्ञों को देखना दुर्लभ था। उनमें से अधिकांश 3 महाशक्तियों से थे। 3 महाशक्तियों के अलावा समुद्री जनजाति के पास सबसे अधिक विशेषज्ञ थे। इसके बाद विभिन्न छोटी ताकतों के विशेषज्ञ थे। अचानक प्रकाश का एक और प्रस्फुटन हुआ जो अहंकार से आकाश में उड़ गया। हरे वस्त्रों में विशेषज्ञों के एक समूह ने सीधे उड़ान भरी। वह कौन है, इतना अहंकारी? क्या वे जेड शैडो सी स्नैक क्लैन के विशेषज्ञों का समूह नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि जेड शैडो सी स्नैक क्लैन के बी लिक्सुआन ने व्यक्तिगत रूप से इस बार टीम का नेतृत्व किया। ऐसा कहा जाता है कि यह बी चेन के लिए है। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ के कबीले ने बी चेन को पकड़ लिया, जिससे उनका कबीला काफी नाराज हो गया। यदि यह कबीले की ताकत गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले से हीन नहीं होती, तो मुझे डर है कि उन्होंने इस समय युद्ध में जाना चुना होता। यह बहुत गंभीर है। बी चेन ने जेड शैडो सी स्नैक क्लान के विशेषज्ञों द्वारा इतनी बेरहमी से उसका पीछा करने के लिए क्या किया, बल्कि वे लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले का अपमान करेंगे और अंत तक उसका पीछा करेंगे? किसी ने पूछा। बहुत से लोगों को अभी भी बी चेन का आभास था। उसने एक बार पास के समुद्री क्षेत्र में बहुत परेशानी खड़ी कर दी थी। ईश्वर जानता है, जेड शैडो सी स्नैक क्लान इस मामले पर अडिग है, लेकिन खबर है कि बी चेन की 3 साल पहले मौत हो गई।
यह अभी भी 3 साल पहले पवित्र क्षेत्र के निवासियों की हवेली का उद्घाटन है। कोई नहीं जानता कि बी चेन मर चुका है या नहीं, लेकिन ये यंग मर चुका है। वह सबके सामने येज़ेवेन के हाथों मर गया। अन्यथा ये यंग को इस बार टीम का नेतृत्व करना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला पास के समुद्री क्षेत्र में लोगों की तलाश में पागल हो गया। यही यंग की मौत के कारण निकला। कोई आश्चर्य नहीं, ई यंग खुद उनके कबीले में एक कुलीन प्रतिभा है। वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बाद दूसरे स्थान पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अब वह मर चुका है। ये शिवेन का क्या मिशन है? मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे वह रातों रात अचानक उठा और फिर रातों रात गायब हो गया। 3 साल पहले वह उस अमर की हवेली में दिखाई दिया, लेकिन पिछले 3 सालों में उसकी कोई खबर नहीं आई। टस्क कुछ लोग अब बोल्ड हो रहे हैं। ये युवा विशेषज्ञ अक्सर कानूनविहीन चरित्र होते हैं। हालांकि ये जेड शैडो सी स्नैक क्लान विशेषज्ञ यहाँ हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल इस बार यहाँ हो? वह वही था जिसने पहले बी चेन की रक्षा की थी। उद्धरण चिन्ह। यह कैसे संभव है? क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसा चरित्र कोई नहीं है जिसे इस सभा में आमंत्रित किया जा सके। इस बार वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान का नेतृत्व एक अन्य जीनियस ई होंग द्वारा किया जाता है। उसकी ताकत ये यंग से ज्यादा मजबूत है। हालांकि वही यंग जितना प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक साधारण चरित्र नहीं है। यह एक अच्छा शो है। चाहे वह वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला हो या जेड शैडो सी स्नैक कबीला, वे सभी समुद्री कबीले हैं। यह सबसे अच्छा है अगर वे आपस में लड़ें और दोनों पक्षों को नुकसान हो। घृणित मनुष्य केवल इस तरह के भ्रम का सपना देख सकते हैं। अचानक एक अपमानजनक आवाज निकली। सभी ने निगाहें उठाईं और नीले लबादे में एक युवक को एक बेंच पर बैठे देखा। वह उपहास किए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें हरी थीं, जैसे सांप की आंखें हों। लगभग सभी ने उन्हें एक नज़र में ही पहचान लिया था। यह जेड शैडो सी स्नैक क्लान विशेषज्ञ था। वे भोजनकर्ता थोड़े चकाचौंध थे। आखिरकार वे अपनी पीठ पीछे दूसरों के बारे में बुरा ही बोल रहे थे। हालांकि उन्होंने पाया कि अपराधी ठीक उनके सामने था। कुछ लोग अंदाजा लगा रहे थे कि जेड शैडो सी स्नैक क्लैन का युवा विशेषज्ञ कौन है। वह भी लिक्सुआन के साथ क्यों नहीं गया? वह अकेला दिखाई दिया। हालांकि उन्होंने जो कहा उससे तुरंत कई भोजनकर्ता नाराज हो गए। यह जमावड़ा वास्तव में उबाऊ है। मानव कबीले में एक भी विशेषज्ञ नहीं है। वे केवल अयोग्य प्रसिद्धि वाले कुछ लोग हैं। वह परी याओ इस युवा मास्टर की 99वीं रखेल हो सकती है। जेड शैडो सी स्नैक कबीले के युवक ने इस तरह के वाक्य को ठंडेपन से फेंक दिया। बच्चे, अपना मुंह साफ रखो। हमारे याओ संग्रहालय को आप जैसे लोगों द्वारा कैसे कलंकित किया जा सकता है? एक मर्दाना आदमी मेज पटक दिया और एक पल में खड़ा हो गया। हरे लगाए युवक को घूर रहा था। जाहिर तौर पर वह याओ कियान के समर्थक भी थे। सराय में कई निर्दयी निगाहें हरे लबादे वाले युवक की ओर देख रही थीं। इस समय सराय में ज्यादातर लोग इंसान थे, खासकर सनी बांस द्वीप के पास योद्धा। सनी बैम्बू द्वीप की जुड़वां सुंदरियां भी प्रसिद्ध थीं और उनके अनगिनत समर्थक थे। उसके शब्द सींग के घोंसले में छेद करने जैसे थे। यदि यह केवल एक साधारण प्रशंसक होता तो यह ठीक होता। वास्तव में शीर्ष 100 सूची में युवा विशेषज्ञों के बीच सनी बैम्बू द्वीप की जुड़वां सुंदरियों के भी कई समर्थक थे। हालांकि इस बच्चे ने यह कहते हुए बकवास करने की हिम्मत की कि वह 99वीं उपपत्नी के रूप में उनके दिल में देवी से शादी करना चाहता है। उसका लहजा सुनकर वह अनिच्छुक लग रहा था। क्या वह पीटने के लिए नहीं कह रहा था? अचानक सभी उत्साहित हो उठे। इस माचो मैन की बातें सुनकर सभी ने मन ही मन तालियां बजाईं। बहुत अच्छा, यह बच्चा कौन लगता है कि वह है? क्या यह अद्वितीय तलवार है? यह कोई रहस्य नहीं था कि याओ कियान को अद्वितीय तलवार पसंद थी। बहुत से लोग इसे जानते थे और याओ कियान ने इसे कभी नहीं छुपाया। हरे लबादे वाले युवक को सबकी गुस्से भरी निगाहों का सामना करना पड़ा। उसने बस उपहास किया और कहा, बस भीड़ का एक समूह। मानव जाति आखिर कुख्यात रूप से कमजोर है। इस वाक्य से न केवल याओ कियान के समर्थक नाराज थे, बल्कि उपस्थित सभी मानव कबीले विशेषज्ञ नाराज होने लगे। यह उनके सामने मुंह पर तमाचा था। एकाएक हरे लबादे वाले युवक का मुंह फड़क उठा। उनका फिगर अचानक गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही माचो मैन के सामने था। उसकी हथेली से हरी रोशनी की परतें निकल रही थीं। निशाने पर माचो मैन की गर्दन थी। यह एक घातक आघात था। सराय में हाहाकार मच गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह हरा भरा युवक इतनी अहंकारपूर्वक हरकत करने की हिम्मत कर रहा है। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि यह जेड शैडो सी स्नैक कबीले का क्षेत्र नहीं था। बस जब माचो मैन हताश था, मध्य हवा से एक तेज सीटी की आवाज आई। प्रकाश की एक धारा तुरंत आकाश से कटती है और सीधे हरे वस्त्र पहने युवक की हथेली में समा जाती है। प्रकाश की वह धारा सीधे दीवार में डाली गई थी। जब प्रकाश की धारा छट गई तो सभी ने देखा कि यह वास्तव में एक चॉपस्टिक थी।
यह चॉपस्टिक जमकर दीवार में घुसाई गई थी। चॉपस्टिक का सिरा अभी भी हिंसक रूप से हिल रहा था। यह दिखा रहा था कि इस चॉपस्टिक में कितनी शक्ति जुड़ी हुई है। उस महत्वपूर्ण क्षण में हरे लबादे वाले युवक ने आखिरकार चॉपस्टिक से हमले को चकमा दे दिया और मौके पर ही चॉपस्टिक से छेद नहीं किया गया। हरे लबादे वाले युवक का चेहरा अचानक थोड़ा कुरूप हो गया। अगर वह अभी समय रहते नहीं चकमा देता तो एक चॉपस्टिक उसके हाथ में जरूर चुभ जाती। कौन? तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? हरे भरे कपड़े पहने युवक अचानक चिल्लाया और उसकी जोड़ी सांप की आंखों ने कई लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। हट्टा कट्टा आदमी आखिरकार अपने होश में आया। वह वास्तव में ठीक था, वह मरा नहीं था। उस समय उसे लगा कि वह मरने वाला है। हरे लबादे वाले युवक का वार भी तेज था। यह लगभग तात्कालिक था और उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसने अचानक अपने सामने हरे लबादे वाले युवक को डरावनी दृष्टि से देखा। इस हरे लबादे वाले युवक की ताकत निश्चित रूप से उसकी कल्पना से परे थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जेड शैडो सी स्नैक कबीले के क्षेत्र में नहीं होने पर भी उसने इतना अहंकारी होने का साहस किया। यह बहुत शोरगुल वाला है। फिर एक मेज से एक धीमी आवाज आई। सभी ने करीब से देखा और उन्होंने एक युवक को सफेद लबादे में देखा। उसका गोरा और सुंदर चेहरा था, लेकिन उसके मुंह में एक टूथपिक लटकी हुई थी जिससे वह कुछ ज्यादा ही नटखट लग रहा था। उसने अपने हाथ में एक चॉपस्टिक पकड़ी हुई थी और वह लगातार टेबल पर दस्तक दे रहा था। जाहिर है चॉपस्टिक अभी अभी उसके हाथ से निकली थी। ये ज़िवेन ने कुछ और नजरें भी देखीं। इस सफेदपोश युवक की ताकत ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। वह अभी अभी एक चाल चलने ही वाला था, लेकिन उसने पाया कि किसी ने पहले ही एक चाल चल दी थी, इसलिए उसने एक चाल चलने के अपने इरादे को दबा दिया। बात बस इतनी थी कि यह युवक ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था। वह ऐसा दिखता था जैसे वह अपनी किशोरावस्था में था। हालांकि किसी योद्धा की उम्र को उसके रूप से आंकना बेवकूफ़ी थी, फिर भी कुछ देखा जा सकता था। वह निश्चित रूप से एक और युवा गुरु थे। इस समय कई लोगों ने इस सफ़ेद लबादे वाले युवक के अस्तित्व पर भी ध्यान दिया और वे मदद नहीं कर सके, लेकिन चुपके से आहें भरी। युवा मास्टर्स के इस जमावड़े की वजह से कई युवा मास्टर्स जो आम दिनों में कम ही नजर आते थे, सभी पत्तागोभी की तरह उभरे। हरे लबादे वाला यह नौजवान हो या यह सफ़ेद लबादे वाला नौजवान, दोनों की ताकत उन्हें आसानी से दबा सकती थी। क्या तुम वही हो जिसने अभी मुझ पर हमला किया? हरे लबादे वाले नौजवान ने सफ़ेद लबादे वाले नौजवान की ओर ठंडेपन से देखा और उसकी सांप की आंखों की जोड़ी जानलेवा इरादों से भरी थी। तुम्हें इतना शोर करने के लिए किसने कहा? तुम्हारे पास एक मानव मुंह है, लेकिन मानव भाषा नहीं बोल सकता। एक कुत्ते का मुंह भी हाथी दांत नहीं थूक सकता। सफ़ेद लबादे वाला युवक अभी भी उबा हुआ लग रहा था। हा। श्वेत वस्त्रधारी युवक की बातें सुनकर सराय में मानव मार्शल कलाकार तुरंत ठहाके लगाकर हंस पड़े। यह सफ़ेदपोश युवक आलसी लग रहा था, लेकिन उसके शब्द अतुलनीय रूप से तीखे थे। बच्चे, क्या तुम जीने से थक गए हो? हरे लबादे वाले युवक ने ठंडेपन से कहा। उसने अभी की तरह सीधे तौर पर कोई चाल नहीं चली। जाहिर है वह इस सफ़ेद लबादे वाले युवक से काफ़ी डरता था जिसे वह पहचान नहीं सकता था। जिस व्यक्ति ने उस महत्वपूर्ण क्षण में कदम रखा वह एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हें कैसे पता? यह बहुत लंबा है। जब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास जीने के लिए अभी भी 9000 वर्ष से अधिक का समय है, तो मुझे लगता है कि यह बहुत लंबा है। क्या बात है? सफ़ेदपोश युवक की नज़र थी। तुम मेरे बारे में क्या कर सकते हो? लेकिन उसके आसपास के कई योद्धा हंसे बिना नहीं रह सके। यह युवक एक मासूम युवक की तरह था। आमतौर पर केवल लोगों को ही लगता था कि उनका जीवन काफ़ी लंबा नहीं है। कौन सोचेगा कि उनका जीवन बहुत लंबा था? हरे लबादे वाले युवक की धमकी उसके कहने के बाद अभी अभी मजाक बनकर रह गई। अभी मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। माचो मैन ने जल्दी से गैप का फायदा उठाया और उसे धन्यवाद दिया। तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? मैं व्यस्त होने के लिए बहुत आलसी हूँ, लेकिन इस आदमी ने वास्तव में मेरी बहन याओ के बारे में बुरी बातें कही हैं। वह अपने बारे में क्या सोचता है? क्या वह मेरी बहन याओ के साथ तुलना करने के लायक है? सफ़ेदपोश युवक ने अपना हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा। फिर उसने हरे लबादे वाले युवक की ओर ठंडी दृष्टि से देखा। माचो मैन थोड़ा अजीब सा खड़ा था। फिर भी आपको इतना प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे कैसे खड़ा कर सकता हूँ? वैसे भी भले ही मैं एक कदम नहीं उठाता, कोई और करेगा। इस समय सफ़ेद लबादे वाले युवक ने अपना मुंह थपथपाया और येशिवेन को देखा। उसकी निगाहों के बाद सराय के सभी लोग भी येशिवेन की ओर देखने लगे। इसने येशिवेन को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। येशिवेन शांत था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह कुछ करने वाला होगा तो यह बच्चा उसे नोटिस करेगा। यह दृष्टि वास्तव में सरल नहीं है। इसमें हरे लबादे वाले युवक की शातिर आंखें भी शामिल थीं। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। ये लानत इंसान मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं विदूषक हूँ? एक एक करके वे कुछ करना चाहते थे। उसके लिए यह बस असहनीय था। उसके साथ ऐसा व्यवहार कब किया गया था?
लेकिन ये शिवेन की तुलना में वह अब भी सफ़ेद लबादे वाले युवक से अधिक नफरत करता था। उसने सफ़ेदपोश युवक की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, तुम कौन हो? मेरे मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बाय हनमो हूँ। जहाँ तक तुम्हारी बकवास की बात है, मैं इसकी परवाह करने के लिए बहुत आलसी हूँ। हालांकि आप वास्तव में सिस्टर याओ को रखेल के रूप में लेना चाहते हैं। तुम सच में निडर हो। सफ़ेदपोश वाला युवक थोड़ा गंभीर हो गया। वह सीधा खड़ा हो गया और मेज पर चॉपस्टिक थपथपाना बंद कर दिया। तुम बववा, देखो अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाता। हरे लबादे वाला युवक अचानक उग्र हो गया। चूंकि अभी अभी वाकपटुता में उनका पलड़ा भारी नहीं हुआ था और वह उनसे बहस करने के लिए बहुत आलसी थे। हरे लबादे वाले युवक के हाथ में पल भर में एक छोटा सा खंजर दिखाई दिया। यह तुरंत गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही सफ़ेद वस्त्र पहने युवक के सामने प्रकट हो चुका था। उसके हाथ में खंजर विशाल आकाश को काटता हुआ अपने साथ एक लंबी हरी रोशनी लेकर आया। सफ़ेदपोश युवक ने अचानक अपने हाथ में चॉपस्टिक लहराए। जैसे ही उसके शरीर में हरी बत्ती डाली गई, उसके हाथ में चॉपस्टिक अचानक से हल्की रोशनी से टकरा गई। बूम! हरे लबादे वाले युवक ने अचानक महसूस किया कि उस पर एक अकल्पनीय शक्ति आरोपित हो गई है। उसके हाथ में खंजर लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अभी भी कुछ अविश्वास था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस टकराव में एक नुकसानदेह स्थिति में आ जाएगा। हालांकि उनका रिएक्शन भी बेहद तेज था। उसने तुरंत खंजर पकड़ लिया और उसे और भी आश्चर्यजनक गति से सीधे सफ़ेद वस्त्र पहने युवक के गले में घुसा दिया। ये सब बहुत तेजी से हुआ। किसी ने नहीं देखा, केवल येशिवेन ने इसे देखा था। वह तुरंत चिल्लाया, सावधान! येशिवेन को उम्मीद नहीं थी कि हरे लबादे वाला युवक इस स्थिति में भी वापस लड़ सकता है। हरे लबादे वाला यह युवक निश्चित रूप से सरल नहीं था। उनकी ताकत शायद ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल पीक पर थी। वह सफ़ेदपोश युवक ठंड से सूंघ रहा था। इसके बाद उन्होंने एक और चॉपस्टिक निकाली। यह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक साधारण चॉपस्टिक थी, लेकिन उनके हाथों में यह एक दिव्य हथियार की शक्ति प्रदर्शित कर रही थी। डांग! सोने और लोहे के टकराने की तेज आवाज हुई। उसके हाथ में खंजर सीधे मार दिया गया। इस समय सफ़ेदपोश युवक ने आखिरकार एक चाल चली। उसने सीधे बिजली की गति से लात मारी, सीधे हरे भरे युवक को लात मारी। हरे लबादे वाले युवक को दबी हुई कराह के साथ उड़ा दिया गया। वह दीवार में पटक दिया और रुक गया। इस समय वह पहले से ही शर्मिंदा था। उसने सफ़ेदपोश युवक को डरावनी दृष्टि से देखा। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। हालांकि उसने सफ़ेद वस्त्र पहने युवक को ठंडेपन से कहा, अगर मैंने सुना कि मेरी बहन याओ पर फिर से तुम्हारा कोई इरादा है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारे कबीले वाले तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। हरे लबादे वाले युवक ने सफ़ेद लबादे वाले युवक को भद्दे भाव से देखा। इस किक से लगी चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन इससे उन्हें लगा कि उन्होंने अपना चेहरा खो दिया है। श्वेत वस्त्रधारी युवक स्पष्ट रूप से उससे बहुत छोटा था, लेकिन शक्ति के मामले में श्वेत वस्त्रधारी युवक उसे आसानी से हरा सकता था। यह भावना उनके लिए कुछ हद तक अस्वीकार्य थी। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यह एक जोरदार थप्पड़ की तरह था जिससे वह एक पल के लिए चक्कर खा गया। श्वेत वस्त्रधारी युवक के इस वाक्य को समाप्त करने के बाद वह फिर से आलसी हो गया। वह सीधे येशिवेन के पास गया और उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरा नाम बाय हनमो है। मुझे तुम अच्छी लगती हो। चलो दोस्त बन जाते हैं। बाय हनमो ने येशिवेन को देखा और दिलचस्पी से कहा, येशिवेन, तू? येशिवेन ने बेहोश होकर कहा। दोनों ने भद्दे हाव भाव से हरे लबादे वाले युवक को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि यह बाय हनमो थोड़ी आलसी थी, लेकिन वह येशिवेन को काफ़ी पसंद थी। हरे लबादे वाले युवक ने नाराजगी के साथ बाय हनमो की ओर देखा और फिर येशिवेन की ओर ऐसे देखा जैसे उन दोनों को अपने दिल में याद करना चाहता हो। फिर वह जल्दी से मुड़ा और चला गया। यहाँ हर कोई उस पर हंसता नजर आ रहा था। उनका हृदय आक्रोश से भरा हुआ था। आप सिस्टर याओ द्वारा आयोजित इस पार्टी में भाग लेने के लिए भी यहाँ हैं? बाय हनमो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे पहले निमंत्रण मिला था इसलिए मैं आया। येशिवेन ने सिर हिलाया। तो आप बहन याओ को भी जानती हैं? बाय हनमो को अचानक दिलचस्पी हो गई। हमारी कुछ दोस्ती है, येशिवेन ने हल्के से कहा। वह अभी भी नहीं जानता था कि बाय हनमो और याओ कियान के बीच क्या संबंध था, लेकिन उसने बाय हनमो को याओ कियान सिस्टर याओ कहते हुए सुना। उनके संबंध अच्छे होने चाहिए। यह बहुत अच्छा है। चलो साथ चलते हैं। मैंने लंबे समय से बहन याओ को नहीं देखा है। बाय हनमो ने अपने हाथों से ताली बजाई और एक बच्चे की तरह खुशी मनाई। येशिवेन ने एक पल के लिए सोचा। शुरू में उसने जाने से पहले कुछ खाने की योजना बनाई, लेकिन चूंकि यह मामला था इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो साथ चलते हैं। सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी युवा उस्तादों का समागम हुआ। समय समय पर युवा मास्टर्स को प्रवेश करते देखा जा सकता था। कई तमाशबीन एक तरफ थे।
वे प्रवेश करने के योग्य नहीं थे या उनकी आयु आवश्यकताओं से अधिक थी। वे केवल बगल से ही देख सकते थे। दोनों सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक बगीचे की परिधि में आए और उन्हें रोक दिया गया। क्या मैं बहन याओ से बहुत परिचित हूं और तुम अब भी चाहती हो कि मैं परीक्षा दूं? बाई हनमो असामान्य असंतोष के साथ चिल्लाए। यह पता चला कि इस बगीचे में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को पारलौकिक क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचना होगा। लोगों को अंदर घुसने से रोकने के लिए यह टेस्ट जरूरी था। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा, सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गार्ड ने उसे जाने से मना कर दिया। तो जिवेन ने देखा कि बाई हनमो अधीर थी। जब वह फटने वाला था तो उसने अप्रत्याशित रूप से समझौता करना चुना और उसके बगल में एक विशाल पत्थर की गोली आ गई। इस पत्थर के स्मारक पर 9 छिपे हुए डिब्बे थे। प्रत्येक डिब्बे ने एक स्वर्गीय परत की ताकत का प्रतिनिधित्व किया। जब तक एक मार्शल कलाकार ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर मुक्का मारा, तब तक जलने वाले डिब्बों की संख्या उसके पास मौजूद डिब्बों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती थी। बेशक यह तरीका बहुत आम था, लेकिन इसे केवल एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ताकत केवल जेन युआन या शक्ति तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि गति, मार्शल आर्ट और इसी तरह की अन्य चीजें भी थीं। भारी मतभेद थे, लेकिन एक बुनियादी परीक्षण के लिए यह काफी था। बूम! बाई हनमो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे उस पर एक मुक्का मार दिया। 9 छिपे हुए डिब्बों में से 4 आसानी से जल उठे। जरा भी कठिनाई नहीं हुई। बाई हनमो ने भी गार्ड की ओर एक नज़र से देखा और कहा, क्या तुमने देखा? तुम मुझे नीचे देख रहे हो? लेकिन यह देखकर कि गार्ड ने उसकी उपेक्षा की, वह थोड़ा उदास हुआ। बाई हनमो के बाद ये जिवेन की बारी थी। उसने सीधे उस पर एक मुक्का मारा। 9 छिपे हुए डिब्बों में से केवल 2 ही जले। वह बमुश्किल योग्य था। इस नतीजे को देखकर कई दर्शकों ने परवाह नहीं की। यह बमुश्किल योग्य था। हालांकि बाई हनमो ने अप्रत्याशित रूप से येक शिवेन की ओर देखा। वह जानता था कि येक शिवेन की असली ताकत ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल से कहीं ऊपर थी, लेकिन वह इस रेखा को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता था। ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पावर को आकस्मिक रूप से मुक्त करने की तुलना में यह कहीं अधिक कठिन था। हालांकि वह थोड़ा लापरवाह था, वह बहुत समझदार व्यक्ति था। अचानक बाई हनमो ने अपने बगल में एक युवा विशेषज्ञ को अकड़ते हुए देखा। उसने तुरंत बड़े असंतोष के साथ कहा, हमें परीक्षण क्यों करना है? लेकिन वह नहीं करता। गार्ड ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा और कहा, यह हमारे युवा मास्टर का मित्र है। यह शीर्ष 100 सूची में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है। स्वाभाविक रूप से उसे नहीं करना है। निहितार्थ था, तुम कौन हो? मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। इसने बाई हनमो को उदास कर दिया। इसके विपरीत बगल में येक शिवेन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह उस व्यक्ति से भलीभांति परिचित थे। यह कोई और नहीं बल्कि क्यूई डोंग था। उसे उम्मीद नहीं थी कि डोंग जलती हुई लाश से बच जाएगा। वह व्यक्ति की डोंग है। क्या मैं गलत नहीं हूं? यह वास्तव में वही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार सामने आएगा। इसमें इतना अजीब क्या है? वह पिछली 2 बार भी दिखाई दिया। कौन नहीं जानता कि वह परी याओ का प्रशंसक है, तो जहां भी परी याओ दिखाई देती है वह अक्सर दिखाई देती है। लेकिन क्या याओ याओ अद्वितीय तलवार की प्रशंसा नहीं करती? इस तरह की बात के बारे में निश्चित रूप से कौन कह सकता है? उनके बगल में चर्चाओं का एक समूह उनके कानों तक पहुंचा, जिससे बाई हनमो और भी उदास हो गई। अचानक वह मुड़ा और ये जिवेन से कहा, भाई मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। जाओ और बहन याओ का पीछा करो। अपने आप की तुलना इस क्यू डोंग से करो। वह बहुत अहंकारी है। कम से कम वह चेहरे के पक्षाघात के साथ अद्वितीय तलवार से बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। ये जिवेन, जो तैयार नहीं था, उसकी लार लगभग दम घुटने लगी थी। ये शब्द क्या हैं? यह पूरी तरह अविश्वसनीय है। ये जिवेन अवाक थी। क्यूई डोंग को पूरी तरह से अन्यायपूर्ण तरीके से फंसाया गया था। चेहरे के पक्षाघात के साथ अद्वितीय तलवार भी थी। हालांकि येक शिवेन ने 2 बार अद्वितीय तलवार का सामना किया, लेकिन वह उससे नहीं मिला। पहली बार किसी रेस्टोरेंट में हुआ था। दूसरी बार पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में था। अद्वितीय तलवार बहुत तेज थी। येक शिवेन ने इसे बिल्कुल नहीं देखा। वह व्यक्ति ये जिवेन है, ठीक है। क्या मैं गलत हूं? हाँ, यह वास्तव में वह है। वह बहुत साहसी है। हालांकि वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने उसके लिए अपनी खोज को थोड़ा आराम दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से दिखाई देगा। वह मौत को दावत दे रहा है। हाँ, मैंने सुना है कि यंग उसके हाथों मर गया। यह दिलचस्प होने वाला है। भाई, ये पता चला कि तुम इतने प्रसिद्ध हो। बाई हनमो ने अचानक ये जिवेन की तरफ देखा, जैसे उसने दुनिया में कोई चमत्कार देखा हो, जिसने ये जिवेन को थोड़ा अवाक कर दिया। कुछ समय पहले ही उसकी पहचान हुई थी। सनी बैम्बू द्वीप पर रहते हुए शायद उन्होंने दूसरों पर गहरी छाप नहीं छोड़ी। उस समय सभी ने क्राउन प्रिंस मगरमच्छ और अद्वितीय तलवार पर ध्यान दिया। हालांकि यंग के हाथों मरने के बाद उनकी लोकप्रियता तुरंत बढ़ गई।
ये शिवेन और कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसने बाई हनमो को सीधे खींचा और अंदर चला गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि इस जोकर के साथ आना गलती थी। जब ये जिवेन ने बगीचे में प्रवेश किया तो उसने पाया कि 200 से अधिक लोग घटनास्थल पर आ चुके थे। उनमें से अधिकांश युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट क्षेत्र द्वितीय स्तर के विशेषज्ञ थे। कुछ ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल के विशेषज्ञ और कुछ ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ लेवल के विशेषज्ञ थे जो बाहर खड़े थे। ये युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ थे जो अपनी प्रसिद्धि के कारण आए थे। हालांकि वे शीर्ष 100 सूची में प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन उन्हें युवा पीढ़ी के बीच दुर्लभ कुलीन विशेषज्ञ माना जा सकता है। बाहर कम से कम कई बार इतनी संख्या में विशेषज्ञ थे जो अंदर नहीं आ सके। चौक के बीच में ऊंचे चबूतरे पर 7-8 लोगों की कतार थी, जो नीचे के लोगों की तुलना में पूरी तरह से बाहर थी। नीचे युवा विशेषज्ञों की निगाहें ऊंचे मंच पर 7 से 8 लोगों पर केंद्रित थीं। तो जिवेन ने देखा और कुछ परिचितों को देखा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि डोंग एक ऊंचे मंच पर खड़ा था। उसके बगल में स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल थी, जिसकी एक शिवेन को उम्मीद नहीं थी। उसके पास 2 युवक थे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। उनके अलावा 2 समुद्री कबीले विशेषज्ञ भी थे। एक वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले से था और दूसरा जेड शैडो सी स्नैक कबीले से था। जाहिर है वे ई होंग और बी लिक्सुआन थे। इस वक्त दोनों के बीच का माहौल थोड़ा ठंडा था। वे एक दूसरे के विरोधी थे। ये शिवेन ने जो पहले सुना था उसके बारे में सोचते हुए, यह बी चेन की वजह से होना चाहिए। यह अफसोस की बात थी कि ये जिवेन ने बी चेन को वहीं मार दिया था। ये जिवेन ने उस समय अपनी याददाश्त की जांच नहीं की थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि बी चेन के साथ क्या हुआ था जिसके कारण जेड शैडो सी स्नैक कबीला अब तक उनका पीछा कर रहा था। ये जिवेन को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि हरे लबादे वाला युवक बी लिक्सुआन के बगल में खड़ा था। जाहिर है उनका रिश्ता उथला नहीं था। ये लोग अपने से नीचे के लोगों की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत थे। वे कम से कम शीर्ष 100 में थे। मैंने बहन याओ को क्यों नहीं देखा? बाई हनमो ने नज़र घुमाए और पूछा। वह मास्टर है, उसे आने वाला आखिरी होना चाहिए। ये जिवेन ने तुरंत उत्तर दिया। यह सच है भाई, यह वहाँ मज़ेदार लगता है। चलो ऊपर भी चलते हैं। चलो एक साथ ऊपर चलते हैं। जब याओ कियान वहाँ नहीं थी तो बाई हनमो थोड़ी घबराई हुई थी। वह तुरंत उत्तेजित हो गया। तो चलो एक साथ चलते हैं। ऐसा ही होता है कि मेरे एक पुराने दोस्त से भी मिलना है। ये जिवेन ने ऊंचे मंच पर स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल पर नजर डाली और उसकी आवाज़ थोड़ी ठंडी थी। दोनों ने सीधे एस्केप लाइट पर कदम रखा और सीधे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। इसने तुरंत उन विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया जो उच्च मंच पर ध्यान दे रहे थे। ये 2 लोग कौन हैं? वे सीधे ऊपर चढ़ने की हिम्मत करते हैं। क्या वे नहीं जानते कि केवल शीर्ष 100 ही इस उच्च मंच पर जाने के योग्य हैं? हाँ, अच्छा शो है। अगर वे पर्याप्त मजबूत नहीं हैं तो उन्हें मौके पर ही नीचे फेंक दिया जाएगा। वे पहले नहीं हैं। यह बहुत दिलचस्प है। बहुत से लोग सोच रहे थे कि ये जिवेन और स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल ने जल्दी करने की हिम्मत क्यों की, लेकिन अधिक लोग एक अच्छा शो देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि दोनों को कैसे नीचे फेंका जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उनका मूड तब बेहतर होगा जब उन्होंने दोनों को खुद को बेवकूफ़ बनाते देखा होगा। जब दोनों उच्च मंच पर गए तो उन्होंने जल्दी से उच्च मंच पर कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। खासकर जब स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल ने ये जिवेन को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी आंखों में आक्रोश का भाव झलक उठा। इस समय उसके बगल में एक लंबे और सुडौल युवा विशेषज्ञ ने इस दृश्य को देखा और ऐसा लगा कि वह सोच में डूबा हुआ है। ये जिवेन की ओर क्रोध भरी निगाहों वाला एक और व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हरा वस्त्र पहने युवक था। उन्हें पहले बाई हनमो के हाथों एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इस समय उसने दोनों को फिर से देखा। वह नाराज कैसे नहीं हो सकता था? ये जिवेन ने अपने दिल में आह भरी। ऐसा लग रहा था कि पूरे ऊंचे मंच पर कोई भी उससे थोड़ा बेहतर व्यवहार नहीं कर सकता था। उनमें से लगभग सभी दुश्मन थे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह अभ्यास करने के लिए इन लोगों का उपयोग कर सकता था। तुम दोनों कौन हो? तुम्हारी यहाँ खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं? भीड़ के बीच सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला एक युवक था जो स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल के बगल में एक शानदार बागे में था। उसने एक और लंबे और शिष्ट व्यक्ति के साथ एक तीव्र विपरीतता बनाई। ये जिवेन के बोलने से पहले उसके बगल में बाई हनमो पहले से ही गुस्से में थी। निरीक्षण के लिए बाहर रोका जाना उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। अगर यह बहन याओ की खातिर नहीं होता तो वह अपना गुस्सा नहीं पीता। लेकिन यह व्यक्ति कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम कौन हो? मेरे पास तुम पर शक करने की योग्यता नहीं है। तुम्हारी मुझ पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई? बाई हनमो ने ठंडेपन से कहा। वह आदमी बाई हनमो की बातों से शर्मिंदा हो गया। वह अचानक थोड़ा क्रोधित हो गया। उसने गुस्से से बाई हनमो की तरफ देखा। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। यदि यह सामान्य समय में होता तो वह इतना लापरवाह नहीं होता।
हालांकि अंधे लोगों के कुछ समूह थे जिन्होंने लापरवाही से ऊपर आने का साहस किया। इसके अलावा बाय हन्मो की ताकत अथाह थी। येज़िवेन ने अभी अभी ट्रांसेंडेंट दायरे के तीसरे स्तर में प्रवेश किया था। वह बिल्कुल भी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे। जैसा कि कहा जाता है, पंख के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। येज़िवेन के साथ चलने वाले स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे। इसलिए उन्होंने बाहर खड़े होने का बीड़ा उठाया। दूर से हरे लबादे वाले युवक ने यह दृश्य देखा, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई। वह ग्लानि कर रहा था। उसने येज़िवेन की ताकत कभी नहीं देखी थी, लेकिन वह बाय हन्मो की ताकत जानता था। उन्हें बाय हन्मो के हाथों एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। अब जब कोई बाय हन्मो के हाथों पीड़ित होने वाला था, तो उसका मतलब उन्हें याद दिलाना नहीं था। इसके बजाय वह उदास हो गया। यदि वह अकेला था जिसे बाय हन्मो ने बुरी तरह पीटा था, तो क्या यह नहीं दर्शाता कि वह बहुत अक्षम था? लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति को पानी में खींच लिया गया, तो यह नहीं दिखाया जाएगा कि वह अक्षम था, लेकिन बाय हन्मो बहुत मजबूत थी। बस जब माहौल फटने वाला था। मैं शी होनग्रू हूँ। भाइयों, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? इस समय स्कारलेट थंडर अमर के बगल में सुंदर युवक आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर हल्की धूप वाली मुस्कान के साथ कहा, बाय हन्मो, येज़िवेन। उन दोनों ने बिना किसी झिझक के बात की। यह पता चला कि भाई ये हैं। आपसे मिलना एक सम्मान की बात है। मैंने सुना है कि लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के यंग भी आपके हाथों मर गए। यह एक अच्छा कदम है। शी होनग्रू के चेहरे पर प्रशंसा के साथ मुस्कान आ गई। यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता, तो वे शायद सोचते कि वह येज़िवेन की कितनी प्रशंसा करता है। हालांकि येज़िवेन ने तुरंत उसमें उकसावे की आवाज सुनी। यंग को मारना प्रचार के लायक कुछ नहीं था। निश्चित रूप से, जैसे ही उसने यह कहा, वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के होंग ने अचानक अपनी मगरमच्छ जैसी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने येज़िवेन को जानलेवा इरादे से देखा। जब उसने पहली बार येज़िवेन का नाम सुना, तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उस समय वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले ने येज़िवेन को पागलपन से खोजा था। वे अस्थायी रूप से आराम कर रहे थे क्योंकि वे येज़िवेन को नहीं खोज सके थे। पलक झपकते ही कुछ साल बीत गए थे। जब वह इस मामले के बारे में लगभग भूल ही गया, शी होनग्रू के शब्दों ने अचानक उसे जगा दिया। क्या यह वही ज़िवेन नहीं है जिसकी वे तलाश कर रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या तुमने यंग को मार डाला? होंग के जानलेवा इरादे ने येज़िवेन को सीधे तौर पर प्रभावित किया। येज़िवेन को नहीं पता था कि वह हंस रहा था या येज़िवेन की प्रशंसा कर रहा था। हाँ, उसने उसे मार डाला। मैंने उस समय इसे अपनी आंखों से देखा था। स्कारलेट थंडर अमर ने इस समय बेहोश होकर कहा। आग में घी डालने की तरह ही होंग की आंखों में जानलेवा इरादे थोड़े बढ़ गए। येज़िवेन डरने वाली नहीं थी। उसने बस बेहोश होकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? उनकी टकटकी स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल पर निर्देशित थी। येज़िवेन की टकटकी देखकर स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल को लगभग तुरंत याद आ गया जब येज़िवेन ने दबंग तरीके से यंग को हराया था। उसका नाजुक शरीर अचानक कांपने लगा। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन घबराहट तुरंत आक्रोश में बदल गई। उसने झुके बिना येज़िवेन को देखा। ठीक है, तुम मेरे सामने दूसरों को धमकाने की हिम्मत करते हो। तुम जीने से थक गए हो। होंग ने उपहास किया। उसने अचानक पकड़ लिया और सीधे आसमान में 5 स्पष्ट दरारें डाल दीं। वह सीधे येज़िवेन के पास गया। येज़िवेन के पंजों ने हल्के से थपकी दी। इस भयानक आघात से बचते हुए उसकी आकृति प्रेत की तरह चकमा दे रही थी। यह क्रोध के निशान के बिना एक खामोशी थी। होंग ने हार नहीं मानी। जब उसने और आगे जाना चाहा तो नीचे शोर हुआ। मूसी याओ यहाँ है। म्यूज याओ प्रकट हो गया है। सबकी निगाहें झुक गईं। उन्होंने याओ कियान को जामुनी रंग के कपड़े में हवा पार करते हुए बच निकलने वाली रोशनी पर कदम रखते हुए देखा। उसके पास एक परी की तरह एक ईथर आभा थी। याओ कियान अभी तक नहीं आया था, लेकिन उसकी आवाज पहले आई थी। याओ कियान इस छोटी लड़की की पार्टी में आने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। यह पार्टी पहले वाली पार्टी की तरह ही है। इसका उद्देश्य सभी को एक दूसरे से आदान प्रदान करने और सीखने का अवसर प्रदान करना है। यह शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता से पहले वार्म अप भी है। जैसे ही आवाज गिरी, याओ कियान की सुंदर आकृति पहले ही ऊंचे मंच पर आ चुकी थी। ऊंचे मंच के ऊपर और नीचे याओ कियान की दिशा में अनगिनत उग्र आंखें देखीं। बहन याओ, बहन याओ। बाय हन्मो ने मोर्चा संभाला और मुस्कुराते हुए याओ कियान के पास दौड़कर उनका अभिवादन किया। लिटिल मो। बाय हन्मो को देखकर याओ कियान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम बाहर क्यों आए? क्या तुम्हारे परिवार को नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। हे बहन याओ, तुम मुझे जानती हो। मैं चुपके से निकल गया। घर पर रहना बहुत उबाऊ है, इसलिए मैं बहन याओ के साथ खेलने आया हूँ। बाय हन्मो ने इसे नहीं छुपाया। उन्होंने सच को सीधे और खुले तौर पर कहा। याओ कियान ने तिरस्कारपूर्वक बाय हन्मो को देखा। वह बाय हन्मो के व्यवहार की अभ्यस्त लग रही थी।
लेकिन उसने ई होंग और येजिवेन पर एक और नज़र डाली, जो अब एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उसने धीरे से कहा, तुम दोनों में क्या दुश्मनी है? क्या तुम्हें इस समय इसे सुलझाना है? याओ कियान को देखकर ई होंग अचानक मुस्कुराया और कहा, चून की याओ ने बात की है तो मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको कुछ चेहरा दे सकता हूँ। हालांकि द्वंद्व युद्ध के बाद अगर आप मर जाते हैं तो मुझे दोष न दें। ऐसा लग रहा था कि ई होंग याओ कियान से थोड़ा डर गया था। पहली बार ई होंग ने कुछ रियायतें दी, हालांकि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हल्की धमकी दी। मुठियों की आंखें नहीं होती, जीवन और मृत्यु पूर्व निर्धारित हैं, आप किसी को दोष नहीं दे सकते, ये जिवेन ने भी कहा। उन्होंने ई होंग की निहित चुनौती को स्वीकार कर लिया। उस मामले में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, याओ कियान ने आह भरी। उसके निष्पक्ष और नाजुक चेहरे ने तुरंत उसकी भावनाओं को रोक दिया। उसने ये शिवेन को गहराई से देखा, उसकी आंखें थोड़ी जटिल थीं। उसने कहा, उस मामले में हर कोई कृपया अपनी सीट ले लो। चलो इस सभा को शुरू करें। बहन याओ, मैं आपको बता दूं, वहां पर हरे रंग के कपड़े वाले ने वास्तव में कहा था कि वह तुमसे 999वीं उपपत्नी के रूप में शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे एक सबक सिखाया। बाई हनमो ने गर्व से कहा, जैसे उसने कुछ महान किया हो। इस टिप्पणी ने याओ कियान को थोड़ा हक्का बक्का कर दिया। घटनास्थल का माहौल अचानक ठंडा हो गया, खासकर हरे लबादे पहने युवा। वह शर्मा रहा था, उसे नहीं पता था कि क्या कहना है, लेकिन वह बिल्कुल भी मना नहीं कर सका। यह भी एक तथ्य था कि बाई हनमो के हाथों उन्हें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। म्यूज याओ, यह मेरा जूनियर है, बी हानहाई। कृपया मुझे असभ्य होने के लिए क्षमा करें। इस समय बी लिक्सुआन केवल गोली काट सकता था। उसने अपने दिल में शाप दिया, हरे कपड़े वाले से आपका क्या मतलब है? मैं भी हरे रंग के कपड़े पहनता हूँ। लेकिन वह जानता था कि इस बच्चे ने जो कुछ कहा वह ज्यादातर सच था। उसका कनिष्ठ कबीले में लंपट होने के लिए कुख्यात था। 999वीं उपपत्नी के रूप में याओ कियान से शादी करना कोई मजाक नहीं था। लेकिन इस समय वह चीजों को बहुत अजीब नहीं बना सका। उनका जेड शैडो सी स्नैक कबीला वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले की तरह अधिपति नहीं था। हर जगह दुश्मनों को भड़काने की जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, याओ कियान ने उदासीनता से कहा। उसने बी हनहाई की ओर ऐसे नहीं देखा जैसे वह किसी राहगीर को देख रही हो। बी हनहाई का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। याओ कियान के लिए उसे इस तरह नजरअंदाज करने से बेहतर था कि वह गुस्से में आ जाए। चूंकि याओ कियान ने कुछ नहीं कहा, अन्य लोग कुछ भी कहने के योग्य नहीं थे। सभी सीधे ऊंचे मंच से नीचे उतरे। इस समय सनी बांस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वेटर्स ने पहले से ही टेबल और कुर्सियों को बड़े करीने से व्यवस्थित किया था। सभी ने अपनी सीट ले ली। उनमें से कुछ जो ऊंचे मंच पर चढ़ सकते थे स्वाभाविक रूप से मुख्य आसन पर बैठ गए। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कुर्सी और एक मेज थी, जो दो पक्षों में विभाजित थी। केंद्र वह था जहां हर कोई बाद में लड़ेगा। चूंकि यह 2 बार आयोजित किया गया था, इस संबंध में सनी बांस चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत अनुभवी था। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हुआ। यह याओ कियान केंद्र में बैठा था, जबकि येजिवेन और बाई हनमो मुख्य सीट क्षेत्र के अंत में थे। यह स्पष्ट रूप से सनी बांस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा व्यवस्थित किया गया था, लेकिन सौभाग्य से दोनों में से किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की। मैं इस बार म्यूज याओ द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के योग्य होने के लिए भी भाग्यशाली हूँ। मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मैं और अधिक जेड को आकर्षित करने के लिए एक ईंट फेंकने को तैयार हूँ। मुझे पहले जाने दो। इस समय एक आकृति भीड़ से सीधे कूदकर मैदान के केंद्र में आ गई। यह एक लंबी तलवार पकड़े एक युवक था। हालांकि उनकी ताकत अधिक नहीं थी, उन्होंने ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल में भी प्रवेश किया था। कौन ऊपर आने और मुझे कुछ सलाह देने को तैयार है?